नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आपको इस कहानी से जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए कृपया वीडियो को स्किप न करें। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RX ऑडियो स्टोरी पर। अगर आपको हिंदी नॉवेल्स और ऑडियो स्टोरीज सुनना पसंद है, चाहे वो रोमांस हो, एडवेंचर, फैंटेसी, इमोशनल ड्रामा, मिस्ट्री या फिर एक्शन, यहाँ आपको हर तरह की शानदार कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको उन कहानियों को महसूस करवाना है। अगर आप इस नॉवेल को पूरा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां बहुत ही कम कीमत में आपको पूरी ऑडियो नॉवेल उपलब्ध कराई जाती है। हमारे पास अलग अलग जैनरा की मल्टीपल ऑडियो स्टोरीज भी उपलब्ध हैं। और अगर आप एडल्ट ऑडियो स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अलग से मेंबरशिप प्लान रखा है। अगर आप केवल एक ही कहानी लेना चाहते हैं तो सिंगल ऑडियो स्टोरी का भी विकल्प मौजूद है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। सभी पात्र, नाम और घटनाएं उनके मूल रचनाकारों मालिकों के अधिकार में हो सकते हैं। हम किसी भी प्रकार के कॉपीराइट का दावा नहीं करते। यदि किसी को सामग्री से संबंधित कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगर आपको कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ जाएं इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में। RX ऑडियो स्टोरी, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 1: आज से ही पिंजरे से मुक्त हो जाओ। ग्रेट शिया कंट्री, डोंगहाई सिटी। जोहू परिवार के आलीशान घर के अंदर। जोहू हुआई, आज से ही जोहू परिवार से बाहर निकल जाओ। जोहू हुआई ने सोफे पर बैठी महिला की ओर देखा, जिसकी त्वचा तनी हुई और अभी भी आकर्षक थी, फिर भी उसकी भौहों में थोड़ी कठोरता झलक रही थी। उसने हल्के से भौहें चढ़ाईं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने ई ग्रेड क्लोन मास्टर में ट्रांसफर कर लिया। लियू योरू ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया, ठुड्डी ऊपर उठाई और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। और क्या, एक अपंग व्यक्ति जिसे सबसे बेकार ई ग्रेड कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या आप अब भी जोहू परिवार में रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बाहरी लोग हमारे जोहू परिवार पर हंसें? सोफे के दूसरे छोर पर फैशनेबल कपड़े पहने एक युवक अचानक बोलने लगा। उसके चेहरे पर चिंता का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भाई, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। आपकी शारीरिक स्थिति और इस तरह के स्थानांतरण को देखते हुए घर पर रहना वाकई बहुत सुविधाजनक नहीं है। बाहर एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लो, वहां शांति रहती है। यह आपके ठीक होने के लिए भी अच्छा है। हालांकि उस युवक ने समझाने बुझाने वाले शब्द बोले, लेकिन उसकी आंखों में व्याप्त अहंकार और तिरस्कार साफ झलक रहा था। माँ और बेटे के एक साथ बोले गए बेहद तीखे व्यंग्य को सुनना। जोहू हुआई ने मन ही मन उपहास किया। उनका पुनर्जन्म मात्र 3 दिन पहले ही हुआ था और उनकी शुरुआती स्थिति एक लकवाग्रस्त अपंग व्यक्ति की थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दिया गया। किसी अन्य पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था। मूल जोहू हुआई, उनका जन्म डोंगहाई शहर के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जोहू परिवार में हुआ था। उनके पिता जोहू फैंग जोहू परिवार के वर्तमान मुखिया ओल्ड मास्टर जोहू के तीसरे पुत्र थे। मूल मेजबान भी एक युवा स्वामी की तरह लाड़ प्यार से पला बड़ा और बेफिक्र जीवन जीता था। हालांकि भाग्य का मोड़ इतनी अचानक और दुखद रूप से आया। जोहू परिवार को निशाना बनाकर किए गए एक दुर्भावनापूर्ण हमले के दौरान उसकी मां ने उसकी रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। वह स्वयं एक विचित्र अभिशाप से ग्रस्त हो गया, जिससे वह आधा लकवाग्रस्त अपंग बन गया और उसे अपना शेष जीवन व्हीलचेयर में बिताने के लिए नियतिबद्ध हो गया। जोहू परिवार ने शक्तिशाली प्रकाश तत्व चिकित्सकों को आमंत्रित किया, लेकिन सभी असहाय साबित हुए। उनकी मां का शव ठंडा होने से पहले ही उनके पिता जोहू फैंग ने दूसरी पत्नी से शादी कर ली। उसके सामने खड़ी वह कठोर और कृतघ्न सौतेली मां लियू योरू थी। जब उन्होंने जोहू परिवार में शादी की तो वे अपने साथ एक बेटे लू क्यूई को भी लेकर आईं। जब से लियू योरू और उसका बेटा परिवार में आए हैं, मूल मेजबान की स्थिति में अचानक से बहुत बुरा बदलाव आया है। वह कुत्ते की हालत से भी बदतर हो गई है। उनके भत्ते में कटौती करना आम बात थी। व्यंग्य करना रोजमर्रा की बात थी। मूल मेजबान कमजोर और गतिहीन था, उसे अंतहीन तिरस्कार और अपमान सहना पड़ता था। यहाँ तक कि नौकर भी उसे आदेश देने और मनमर्जी से पीटने का साहस करते थे। और उनके पिता जोहू फैंग हमेशा आंखें मूंद लेते हुए ठंडी निगाहों से देखते रहते थे। इसका एकमात्र कारण ये था कि लियू योरू शाही राजधानी के लियू परिवार की वैध पुत्री थी। जोहू फैंग परिवार में और आगे बढ़ना चाहता था, मुखिया का पद पाने की लालसा रखता था, और लियू परिवार के मजबूत समर्थन के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता था। इस दुष्ट मां और बेटे द्वारा किए गए लगातार बढ़ते क्रूर उत्पीड़न ने अंततः मूल मेजबान के नाजुक मनोबल को तोड़ दिया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और अवसाद के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जोहू हुआई की आत्मा ने पुनर्जन्म लिया और केवल 3 दिनों के लिए इस शरीर में निवास किया।
यह एक ऐसी दुनिया थी जहां अगाध आक्रमण होते थे, विदेशी जानवर बेखौफ घूमते थे और सब कुछ डिजिटाइज्ड था। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके मनुष्य एक स्थानांतरण समारोह के माध्यम से एक पेशे को जागृत कर सकते थे जिससे उन्हें संकटों से निपटने के लिए असाधारण शक्ति प्राप्त होती थी। कई प्रकार के पेशे थे जिन्हें मुख्य रूप से 3 प्रमुख प्रणालियों में विभाजित किया गया था: युद्ध, सहायता और जीवन। पेशे के रैंक उच्च से निम्न क्रम में एसएसएस, एसएस, एस, ए, बी, सी, डी, ए थे। एसएसएस रैंक फीनिक्स के पंखों और किलिन के सींगों की तरह दुर्लभ थी, एक पौराणिक अस्तित्व। ई रैंक हर जगह मौजूद थी, लगभग कचरे के बराबर। और आज वह दिन था जब जो हुआई ने स्कूल द्वारा आयोजित स्थानांतरण समारोह में भाग लिया। परिणामस्वरूप उसने सर्वत्र मान्यता प्राप्त सबसे बेकार ई ग्रेड क्लास क्लोन मास्टर में स्थानांतरित होकर उम्मीदों पर खरा उतरा। एक क्लोन मास्टर शुरू में केवल एक ही क्लोन को बुला सकता था। रैंक बढ़ने के साथ क्लोनों की संख्या भी बढ़ती गई, लेकिन क्लोन के गुण मुख्य शरीर के गुणों के केवल आधे थे। वह कमजोर था और उसमें युद्ध शक्ति नहीं थी। इसे मुश्किल से ही सहायक कार्य माना जा सकता है, अधिक से अधिक ये कुछ तो ही कार्य ही कर सकता था। ये सचमुच सबसे बेकार चीज थी। इस प्रकार जैसे ही वह जो परिवार में लौटा, शुरुआत में दिखाई देने वाला दृश्य फिर से सामने आ गया। जो हुआई का चेहरा शांत था, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं झलक रही थी। क्या पिताजी का यही इरादा है? लियू योरू ने ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाते हुए तिरस्कार भरी निगाहों से कहा, तुम्हारे पिता तो अनगिनत कामों में व्यस्त हैं, उनके पास तुम्हारे जैसे निकम्मे की जिंदगी या मौत की परवाह करने का समय कैसे हो सकता है? अब इस परिवार में मैं, लियू योरू, सभी निर्णय ले सकती हूँ। अगर तुम्हारे पिता को पता भी चल जाए तो शायद वो मेरे फैसले से ही सहमत होंगे। एक निकम्मे को जो परिवार में रखकर क्या तुम उससे जो परिवार का नाम रोशन करने की उम्मीद करते हो? ये सुनकर जो हुआई के मन में कोई हलचल नहीं हुई और वह और कोई बकवास करने में बहुत आलसी महसूस कर रहा था। उसे इस तथाकथित परिवार के लिए और उस तथाकथित पिता के लिए कोई भावना नहीं थी। वह इस घिनौने पिंजरे से जल्द भाग निकलना चाहता था। अगर आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं तो ठीक है। जो हुआई का लहजा उदासीन था, लेकिन मुझे एक बात स्पष्ट करनी होगी। उनकी निगाहें लियू योरू और लू क्यूई पर घूम गईं। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द दृढ़ और गूंजदार था। जिस क्षण मैं इस परिवार से बाहर कदम रखूंगा, उस क्षण से मेरा जो हुआई का जो परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। अब से जो परिवार से जुड़ी किसी भी बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और मेरी किसी भी बात का जो परिवार से कोई संबंध नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे। वह रुका, उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी, और इससे भी बढ़कर, आज तुमने जो किया है उस पर पछतावा मत करो। लियू योरू को मानो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुनने को मिला हो। वह इतनी जोर से हंसी कि उसका शरीर कांपने लगा। खेद, एक ही रैंक कचरे से अपंग हो जाता है। क्या जो परिवार को इसका पछतावा होगा? क्या तुम पागल हो? लू क्यूई ने भी अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगा। आंखों से लगभग आंसू निकल ही रहे थे। भाई, तुम बहुत मजेदार हो। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? जो परिवार के बिना आप बाहर कैसे रहेंगे? रोते रोते और गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास वापस मत आना कि हम तुम्हें अपने साथ ले लें। जो हुआई ने उनके घमंडी और उपहासपूर्ण भावों को देखा। उसने मन ही मन उपहास किया। ई ग्रेड क्लोन मास्टर, कचरा। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उनके स्थानांतरण के समय दिव्य पद क्लोन सिस्टम बनाए गए प्रत्येक क्लोन के लिए, उस क्लोन के लिए एक बिल्कुल नया पेशा तैयार किया जा सकता है। स्थानांतरण के बाद क्लोन में स्वतंत्र विशेषता पैनल, कौशल पैनल और उपकरण पैनल होते हैं, और एक बार क्लोन बन जाने के बाद ये स्थायी रूप से अस्तित्व में रह सकता है। मुख्य शरीर से किसी भी प्रकार की मानसिक ऊर्जा का उपभोग नहीं करता है। अपने थोड़े से सामान के साथ बूढ़े बटलर फूबो ने जो हुआई की व्हीलचेयर को धकेलते हुए धीरे धीरे जो परिवार के गेट से बाहर निकल गए। जो हुआई ने आलीशान लेकिन ठंडे विला की ओर पीछे मुड़कर देखा। उनके दिल में कोई पुरानी यादों का गम नहीं था। बच निकलने के बाद सिर्फ राहत की अनुभूति हुई। वह अंततः इस पिंजरे से बच निकला था। अब से समुद्र इतना विशाल है कि मछलियां उसमें स्वतंत्र रूप से उछल कूद कर सकती हैं। पक्षियों के लिए आसमान इतना ऊंचा है कि वे अपनी इच्छा से उड़ान भर सकते हैं। उन्होंने आंखें मूंद लीं। उनके दिमाग में एक विशाल घूर्णन मशीन प्रकट हुई। अंदर मौजूद रंगीन छोटी गेंदें रोशनी से जगमगा रही थीं। रोटरी मशीन के सामने एक बटन जल उठा। बटन के बगल में सुनहरे छोटे अक्षरों की एक पंक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। नए सदस्य के लिए लाभ, मेजबान, कृपया अपने पहले क्लोन को प्रदान करने के लिए एक पेशे से संबंधित गेंद निकालें। डिंग, होस्ट, कृपया पहले क्लोन के लिए पेशा बनाए। ठंडी सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनाई दी। क्लोन प्रोफेशन ड्रॉ, एस रैंक की गारंटी, उच्चतम स्तर पर एसएसएस रैंक तक पहुंच सकता है। जो हुआई की सांस अचानक अटक गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एस रैंक की गारंटी,
ये जानना आवश्यक है कि पूरे महान शिया देश में प्रत्येक वर्ष एस रैंक प्रोफेशन अवेकने की संख्या केवल मुट्ठी भर ही होती थी। उनमें से प्रत्येक स्वर्ग का प्रिय बच्चा था। एसएस रैंक तो और भी दुर्लभ थी, जैसे फीनिक्स के पंख और किलिन के सींग। महान जिया देश में केवल 2 ही सार्वजनिक रूप से ज्ञात थे, जिन्हें किंवदंतियां और राष्ट्र के स्तंभ के रूप में पूजा जाता था। एसएस रैंक की बात करें तो वह तो पहले से ही एक मिथक था। हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसे लोगों की संख्या बस कुछ ही रही है। आज की दुनिया में केवल फ्री फेडरेशन के एक व्यक्ति को ही चलता फिरता दिव्य प्राणी माना जाता था, जिसकी अरबों लोग पूजा करते थे। और क्लोन प्रोफेशन के लिए उनका सिस्टम एस रैंक से शुरू हुआ, और यहाँ तक कि एसएस रैंक तक पहुँचने का भी मौका था। जो हुआई ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, उसकी आंखों में भविष्य के लिए असीम लालसा और उत्साह की चमक थी। उसने बिना किसी झिझक के पूरे जोश के साथ ड्रॉ बटन दबा दिया। घूर्णन मशीन तेजी से घूम रही थी, प्रकाश बह रहा था, चकाचौंध भरा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला। अंत में घूर्णनशील मशीन से प्रकाश का एक चमकदार सुनहरा गोला निकला और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और एक प्राचीन और रहस्यमय हस्तांतरण स्क्रॉल में बदल गई, जो चुपचाप जो हुआई की आंखों के सामने लटकी हुई थी। बधाई हो होस्ट, आपने ये पेशा चुना है, अद्वितीय छिपा हुआ पेशा, एस रैंक थंडर स्वॉर्ड मास्टर। अध्याय 2, यासुओ थंडर स्वॉर्ड्समैन। बूढ़े बटलर फूबो ने जो हुआई की व्हीलचेयर को धकेलते हुए धीरे धीरे जो परिवार के मुख्य द्वार से बाहर निकले। उसने अपनी पीठ झुकाई और आह भरी, युवा स्वामी, कृपया दुखी न हों। गुरुजी, वह इतना निर्दयी व्यक्ति नहीं है। कुछ समय बाद वह आपको वापस लाने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। जो हुआई अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए उस आलीशान विला को देख रहे थे जो धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा था। उसकी आंखों में किसी प्रकार की लालसा का कोई निशान नहीं था। वह जानता था कि फूबो वास्तव में मूल मालिक की परवाह करता था। लेकिन इस शव का पिता कौन है? हे, वह व्यक्ति जिसका दिमाग केवल सत्ता और प्रभाव से भरा हुआ था। इस समय वह शायद लियू यूरू और उसके बेटे को खुश करने के तरीके की गणना कर रहा होगा और लियू परिवार के प्रभाव का लाभ उठाकर उच्च पदों पर पहुंचने की उम्मीद कर रहा होगा। और उसके उस क्षुद्र निकम्मे बेटे का क्या? शायद उसने उस बात को पहले ही भुला दिया था। जो हुआई ने अपना सिर हिलाया। फूबो, मैं ठीक हूँ। यहाँ से जाना भी अच्छा है। अब से मैं और अधिक स्वतंत्र रूप से जीवन जीऊंगा। ये सुनकर फूबो ने एक बार फिर आह भरी। उसने और कुछ नहीं कहा, चुपचाप व्हीलचेयर को सड़क किनारे खड़ी कार की ओर धकेल दिया। कार स्टार्ट हुई और उस इलाके से चली गई जहां जो परिवार रहता था। जो हुआई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी चेतना पल भर में उसके मन की गहराई में समा गई। एक विशालकाय विज्ञान कथा जैसी दिखने वाली घूर्णनशील मशीन चुपचाप तैर रही थी। रोटरी मशीन के बगल में एक बिल्कुल नया पैनल खुल गया। क्लोन पैनल। यासो। पेशा, विशिष्ट गुप्त पेशा, एस रैंक थंडर स्वॉर्ड मास्टर। रैंक LV1। स्वास्थ्य 150/150। माना 100/100। शक्ति 28। फुर्ती 56। स्टेमिना 25। मानसिक ऊर्जा 22। कौशल सूची। निष्क्रिय कौशल, पवन सवार। रैंक LV1। कौशल एक निष्क्रिय तीक्ष्ण तलवार का इरादा स्वयं की चपलता को 100% बढ़ाता है। सामान्य हमलों में बिजली की शक्ति समाहित होती है, जिससे लक्ष्य को अतिरिक्त 10% बिजली का नुकसान होता है और यह आसपास की 5 शत्रु इकाइयों तक फैल सकता है, जिससे हमले की शक्ति का 30% स्प्लैश क्षति के रूप में होता है। कौशल 2 सक्रिय थंडर स्ट्राइक 50 माना खर्च करता है, तुरंत बिजली की शक्ति से युक्त तलवार से आगे की ओर वार करता है, सीधी रेखा में दुश्मनों को हमले की शक्ति का 150% बिजली का नुकसान पहुंचाता है। साथ ही पक्षाघात प्रभाव लागू करने की संभावना भी होती है। 1 सेकंड तक रहता है। कूलडाउन 10 सेकंड। फिर उसने अपने मुख्य भाग के पैनल को देखा। नाम जो हुआई। पेशा ई रैंक क्लोन मास्टर। रैंक LV1 050। स्वास्थ्य 80/80। माना 50/50। शक्ति 5। फुर्ती 4। स्टेमिना 6। मानसिक ऊर्जा 8। सक्रिय कौशल क्लोन बनाना। रैंक LV1। प्रभाव क्लोन बनाने के लिए 10 माना खर्च होते हैं। वर्तमान क्लोन सीमा 1। क्लोन के गुण मुख्य शरीर के 50% होते हैं। नोट: दिव्यपद क्लोन सिस्टम ने कुछ प्रभावों को ओवरराइड कर दिया है। जो हुआई के होंठ फड़कने लगे। ई रैंक और एस रैंक के बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा है। सिस्टम प्रॉम्प्ट: कृपया अपने एस रैंक का नाम बताएं क्लोन। चूंकि वह थंडर स्वॉर्ड मास्टर है और वह तलवार का इस्तेमाल करता है। जो हुआई के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और उसके पिछले जीवन के एक खेल में उस अदम्य आकृति की छवि उभर आई। चलो उसका नाम यासो रख देते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट: नामकरण सफल। क्लोन यासो बनाया गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट: कृपया क्लोन यासो का स्वरूप निर्धारित करें। चूंकि उसका नाम यासो है, इसलिए उसकी शक्ल स्वाभाविक रूप से उसके जैसी होनी चाहिए।
कुछ ही समय बाद एक घुमंतु तलवारबाज की एक क्लासिक छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसके लंबे बेतरतीब काले बालों को लापरवाही से पीछे की ओर बांधा गया था और बालों की कुछ लंटें उसकी गहरी और तीक्ष्ण आंखों को ढक रही थीं। उसकी ठुड्डी पर हल्की सी खुरदरी दाढ़ी ने उसके व्यक्तित्व में अस्थिरता और जंगलीपन का भाव जोड़ दिया। बिल्कुल सटीक प्रतिकृति, झू हुआई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह अफसोस की बात है कि वह अभी भी शुरुआती लोगों के मोटे सूती कपड़े पहने हुए है और उसके पास उपयुक्त लंबी तलवार नहीं है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्लोन यासो का स्वरूप सफलतापूर्वक आकार दिया गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्लोन जनरेट हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। इस समय तक फूबो कार को एक शांत आंगन में ले जा चुका था। यह आंगन झू हुआई की मां द्वारा अपने जीवन काल में छोड़ी गई निजी संपत्ति थी और अब यह उसका एकमात्र आश्रय बन गया था। फूबो ने कार पार्क की, पहले अंदर गया और अपने युवा मालिक के लिए अधिक आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सावधानीपूर्वक बेडरूम की सफाई की। झू हुआई ने फूबो द्वारा तैयार किया गया कुछ खाना खाया। ठीक तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट एस रैंक क्लोन थंडर स्वॉर्ड्समैन यासुओ का निर्माण पूरा हो गया है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, झू हुआई के सामने एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। ये यासो था, जिसने मोटे सूती कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। मेज़बान चेतना के माध्यम से इस क्लोन को नियंत्रित कर सकता है। ये क्लोन स्मार्ट कोर एआई से लैस है। सिस्टम 1.0 में प्रबल व्यक्तिपरक पहल क्षमता होती है और यह मेजबान के प्रति पुनर्तः वफादार होता है। यदि क्लोन मारा जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर पुनः बनाया जा सकता है, जिसमें उसका मूल रैंक और उपकरण, यदि कोई हो, बरकरार रहेगा। शानदार! झू हुआई मन ही मन खुशी से झूम उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना का एक अंश यासो के शरीर में समाहित कर दिया। अगले ही पल यासो, जिसकी आंखें पहले बेजान थीं, अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठीं और अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली हो गईं। यासो ने अपना सिर नीचे किया, अपने खुरदुरे लेकिन शक्तिशाली हाथों को देखा और फिर अपने फुर्तीले पैरों को हिलाया। हे भगवान! झू हुआई की चेतना ने यासो के शरीर के भीतर से विस्मय व्यक्त किया। यह अनुभूति उसके मुख्य शरीर को नियंत्रित करने से बिल्कुल अलग नहीं थी। इससे भी बढ़कर इस शरीर की मजबूती के कारण ये और भी स्वाभाविक महसूस हुआ। उसने कुछ कदम चलने की कोशिश की, फिर जॉगिंग की और फिर कूदने की कोशिश की। उनकी गतिविधियां सहज और निर्बाध थीं। हाहा, 3 दिन, आखिरकार मुझे फिर से आज़ादी से घूमने का एहसास हो रहा है। भले ही ये केवल क्लोन के शरीर के भीतर था, फिर भी झू हुआई अत्यधिक उत्साहित था। चरमराहट! बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और फूबो नए सिरे से तय किए हुए बिस्तर के साथ अंदर आया। उसने ऊपर देखा तो एक अजनबी आदमी कमरे में दौड़ता और कूदता हुआ दिखाई दिया। धड़ाम! उसके हाथों में मौजूद बिस्तर का सामान फर्श पर गिर गया। फूबो के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। बिना सोचे समझे वह तेजी से झू हुआई की व्हीलचेयर के सामने आ गया। उसका वृद्ध शरीर थोड़ा कांप रहा था लेकिन असाधारण रूप से दृढ़ था। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक के कमरे में घुसने की? तुम्हें क्या चाहिए? झू हुआई को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, और उसने जल्दी से यासो को बोलने के लिए नियंत्रित किया। उसकी आवाज़ जानबूझकर एक अनुभवी, अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरह थी। फूबो, घबराओ मत, मैं हूँ झू हुआई। यह मेरा क्लोन है। यासो के मुंह से एक गहरी और अपरिचित आवाज़ निकली, जिसने फूबो को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। युवा स्वामी! फूबो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से यासो को देखा, फिर व्हीलचेयर पर बैठे झू हुआई को। तुम इस बूढ़े नौकर को डरा रहे हो। आखिर क्या हो रहा है? फूबो ने भी दुनिया देखी थी और वह जानता था कि अन्य क्लोन मास्टर्स द्वारा बनाए गए क्लोन अपने मुख्य शरीर के बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन इस लंबे, शक्तिशाली और अपरिचित दिखने वाले व्यक्ति में झू हुआई की दुर्बलता की जरा सी भी झलक कहाँ थी? ये देखकर झू हुआई का मन विचलित हो गया और उसने अपनी चेतना यासो के शरीर से अलग कर ली। व्हीलचेयर पर बैठे उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और फूबो को एक कड़वी मुस्कान दी। फूबो, अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना? फूबो ने व्हीलचेयर पर बैठे जागृत झू हुआई को देखा और फिर यासो को देखा, जो तुरंत अपनी सुस्त अवस्था में लौट आया। तभी उसने एक लंबी आह भरी, पास की एक कुर्सी पर गिर पड़ा और अपनी छाती थपथपाई। अरे मेरे युवा स्वामी, आपने तो इस बूढ़े नौकर को इतना डरा दिया कि वह मर ही गया। झू हुआई का चेहरा गंभीर हो गया। फूबो, मेरे क्लोन के रहस्य के बारे में फिलहाल केवल तुम और मैं ही जान सकते हैं। आपको ये बात किसी को भी बिल्कुल नहीं बतानी है, मेरे तथाकथित पिता भी नहीं। फूबो ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और दृढ़ता से कहा, युवा स्वामी, निश्चिंत रहें। मैं, ये बूढ़ा सेवक, किसी को एक शब्द भी बताने के बजाय इसे अपने पेट में सड़ने को प्राथमिकता दूंगा। झू हुआई ने राहत भरी मुस्कान बिखेरी। इस निर्मम दुनिया में अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकता था, तो वह केवल यह वफादार बूढ़ा बटलही था। फूबो, झू हुआई ने एक पल के लिए सोचा, कृपया मेरे क्लोन को उपकरणों का एक सेट प्राप्त करने में मदद करें।
पहला स्थान चलेगा। ये सुनकर फूबो एक बार फिर स्तब्ध रह गया। क्लोन भी उपकरण पहन सकते हैं? ये तो बिल्कुल अभूतपूर्व था। तुरंत ही वह परेशान दिखे और आह भरते हुए बोले, युवा मालिक, इन दिनों पेशेवर उपकरणों की कीमत हमेशा से ही अधिक रही है। यहाँ तक कि सबसे आम रैंक एक ब्लैक आयरन उपकरण की कीमत भी प्रति पीस 500 ग्रेड मुद्रा से शुरू होती है। हमारे पास 2000 ग्रेड मुद्रा से भी कम बची है, और हमें अभी भी दैनिक खर्च और आपके भोजन का खर्च उठाना है। जो हुआई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बस इतना ही पैसा? फूबो की निगाहें थोड़ी सी इधर उधर घूमी और उसकी आवाज़ कुछ धीमी हो गई। हमारे जाने से पहले मैडम ने हमें एक भी बड़ी शिया मुद्रा नहीं दी। ये 2000 ग्रेड मुद्राएं अभी भी मेरी कुछ निजी बचत हैं जो मैंने वर्षों से मितव्ययी रहकर जमा की हैं। धड़ाम। जो हुआई ने गुस्से से भरी आंखों से व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट पर मुक्का मारा। वाह, कैसा जो परिवार है, कैसा लियू योरू है, सचमुच बेहद निर्दयी और कृतघ्न। उसने कुछ गहरी सांसें लीं, अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, चून की यही बात है तो कृपया फूबो से कहें कि वह पहले उसके लिए एक ब्लैक आयरन रैंक की लंबी तलवार खरीद ले। फिलहाल अन्य उपकरण नहीं खरीदे जाएंगे, बस फिटिंग वाले कपड़ों का एक सेट खरीद लो। फूबो ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है युवा स्वामी, मैं अभी जाकर इसका ध्यान रखता हूँ। लगभग 2 घंटे बाद फूबो एक साधारण काली लोहे की लंबी तलवार और एक गहरे रंग के तंग फिटिंग परिधान में वापस लौटा। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से अधिक लंबे यासों ने चुस्त दुरुस्त पोशाक पहनी थी जो उनकी सुगठित और प्रभावशाली मांसपेशियों को बखूबी उभार रही थी। थोड़ी तंग होने के बावजूद इसने उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही तीखापन जोड़ दिया। अपने हाथ में काली लोहे की लंबी तलवार पकड़े हुए उसने सहजता से तलवारबाजी का करतब दिखाया, और तुरंत ही एक तेज तर्रार तलवारबाज की आभा स्वाभाविक रूप से प्रकट हुई। ये तो दिलचस्प होता जा रहा है। अध्याय 3। ये शी। तभी अचानक आंगन के बाहर से दरवाजे की घंटी बजी। जो हुआई ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ीं। इस नाजुक मोड़ पर कौन उसकी तलाश कर रहा होगा? बटलर फू ने धीमी आवाज में कहा, युवा मालिक, ये बूढ़ा नौकर दरवाजा खोलकर आएगा। आपको पहले अपना क्लोन भेजना चाहिए। जो हुआई ने सिर हिलाया। एक विचार के साथ उसने यासो को तेजी से प्रकट होने और एकांत भंडारगृह में छिपने का आदेश दिया। तुरंत ही उसकी चेतना उसके मुख्य शरीर में वापस आ गई। जैसे ही उन्होंने व्हीलचेयर में अपनी आंखें खोलीं, उन्हें दरवाजे के बाहर से बटलर फू की सम्मानजनक आवाज सुनाई दी, युवा स्वामी, मिस ये आपसे मिलने आए हैं। मिस ये। जो हुआई के मन में तुरंत एक नाजुक आकृति उभर आई। मूल मालिक की बचपन की प्रेमिका ये शी। तियानहाई शहर में ये परिवार की आंखों का तारा। कृपया उसे जल्दी अंदर बुला लीजिए, जो हुआई ने विनम्रता से कहा। उसके बोलते ही एक सुंदर आकृति अंदर आ गई। नई आने वाली लड़की ने हल्के हरे रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जो उस युवती के आकर्षक सुडौल शरीर को उभार रही थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी थी, उसकी आंखें चमकीली और दांत सफ़ेद थे, और जब वह चारों ओर देखती थी तो उसके चारों ओर एक अलौकिक और परिष्कृत आभा होती थी। ये शी थी। जो हुआई गेगे। युवा मालकिन की आवाज़ स्पष्ट थी, जिसमें थोड़ी सी जल्दबाजी झलक रही थी। ये शी जल्दी से जो हुआई के पास गई, स्वाभाविक रूप से उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी निर्मल आंखों में चिंता और दुख भरा हुआ था। मुझे अभी अभी पता चला कि आपको जो परिवार से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। बोलते हुए उसने अपने चांदी जैसे दांत भींचे और गुस्से से कहा, वो लियू युरू, वो तो सचमुच बहुत दुष्ट है। उसने तो तुम्हें घर से निकाल ही दिया, और उसका बेटा लू क्यूई भी किसी काम का नहीं है। चाचा जो की आंखें भी अंधी हो गई होंगी। ये शी के भावपूर्ण बचाव को सुनकर जो हुआई के दिल में एक गर्मजोशी भरी लहर दौड़ गई। इस दुनिया में मूल स्वामी के बहुत कम सच्चे दोस्त थे, और ये शी निस्संदेह उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी। बेशक इस दोस्ती में मूल मालिक की युवावस्था की अटपटी और जटिल प्रशंसा भी शामिल थी। अगर वह अचानक हुआ हमला न होता जिसने मूल मालिक को अपंग बना दिया, शायद उनकी और ये शी की सगाई पहले ही हो चुकी होती। इसके बावजूद ये शी ने इतने सालों में कभी भी उससे दूरी नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह अक्सर मिलने आती थी और बहुत ही सावधानी से देखभाल करती थी। उसने एक बार हिम्मत जुटाकर असली मालिक के सामने कबूलनामा भी कर लिया था, और कहा था कि भले ही जो हुआई गेगे फिर कभी खड़ा न हो पाए, वह हमेशा के लिए उसके साथ रहने को तैयार रहेगी। दुर्भाग्यवश उसे उसके मूल मालिक द्वारा बेरहमी से अस्वीकार कर दिया गया था, जो उस समय बेहद आत्मसचेत और संवेदनशील था। इसके बावजूद ये शी ने हार नहीं मानी। परिवार के भारी दबाव और बड़ों की ओर से जो हुआई से संबंध तोड़ने की कई चेतावनियों के बावजूद वह अपने फैसले पर अडिग रही। वह समय समय पर उससे मिलने के लिए घर के बने नाश्ते लेकर जाया करती थी। जो हुआई ने अपने सामने खड़ी दयालु और दृढ़ निश्चय युवती को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं। उस ठंडे पिंजरे से बाहर निकलकर मुझे वास्तव में राहत महसूस हो रही है। दरअसल मैं काफ़ी समय से यहाँ से जाना चाहता था।
ये शी ने उसे निहारते हुए देखा और ये देखकर कि उसके चेहरे पर बनावटीपन नहीं था, उसने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आवाज़ थोड़ी नरम हो गई। अच्छा हुआ, इससे मुझे लियू यूरू और उसके बेटे के घिनौने चेहरे दोबारा देखने से छुटकारा मिल गया। बोलते बोलते ये शी ने अचानक अपनी आवाज़ धीमी कर ली और रहस्यमय ढंग से आगे झुकते हुए कहा, ओह वैसे जो हुआई गेगे, मुझे आपको एक अच्छी खबर बतानी है। क्या आप जानना चाहेंगे? जो हुआई ने भौहें चढ़ाते हुए सहयोगात्मक लहजे में पूछा। ओह, क्या अच्छी खबर है। ये शी की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उनमें थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। मैंने आज अपना क्लास चेंज भी पूरा कर लिया। यह एक ग्रेड लाइट एलिमेंट क्लास है, होली लाइट चैंटर। जब मेरा पद ऊंचा हो जाएगा और मेरी शक्ति बढ़ जाएगी तो शायद मैं तुम्हारे ऊपर से शाप की शक्ति को दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकूं और तुम्हें फिर से खड़ा कर सकूं। जो हुआई ने मन ही मन समझ लिया था कि यह शाप शक्ति अविश्वसनीय रूप से विचित्र है और यहाँ तक कि प्रकाश तत्व के प्रसिद्ध उपचारक महान गुरु भी इसके सामने असहाय थे। ये शी, जिसने अभी अभी अपना वर्ग बदला था, इसे इतनी आसानी से कैसे हल कर सकती थी? लेकिन उनके चेहरे पर आशा भरी मुस्कान खिल उठी। ये बहुत बढ़िया है शी ए, अब से मैं पूरी तरह से तुम पर निर्भर रहूंगा। जब वह बोल रहा था तो जो हुआई ने स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाया और धीरे से ये शी के कोमल हाथ को थाम लिया जो उसकी गोद में रखा हुआ था। मूल मालिक आत्मश्चेत और अंतर्मुखी था, लेकिन वह ऐसा नहीं होगा। अगर वह इतनी अच्छी युवती को पाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास नहीं करता तो वह सचमुच मूर्ख होगा। उस नन्ही बच्ची का हाथ चिकना और मुलायम था, छूने में बहुत अच्छा लगता था। जो हुआई के अचानक अंतरंग हावभाव से चौंककर ये शी के गोरे चेहरे पर तुरंत दो मदहोश कर देने वाली लालिमा छा गई और उसका दिल एक चौंके हुए हिरन की तरह धड़कने लगा। लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया और उसे अपना हाथ पकड़ने दिया। दोनों काफी देर तक गर्मजोशी से बातें करते रहे जब तक कि खिड़की के बाहर रात का अंधेरा गहरा नहीं हो गया और तभी ये शी अनिच्छा से उठकर जाने लगी। जो हुआई गेगे, कल से हमारे तियानहाई शहर का ट्रायल टावर फिर से खुल जाएगा। हो सकता है कि मुझे हाल ही में अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान देना पड़े, इसलिए मैं कुछ समय के लिए आपसे अक्सर मिलने नहीं आ पाऊंगा। बोलते हुए उसने अपने छोटे से थैले से एक क्रिस्टल कार्ड निकाला और बटलर फू के हाथ में थमाते हुए कहा, बटलर फू, इसमें 1,00,000 ग्रेशिया मुद्रा है और पासवर्ड जो हुआई गेगे का जन्मदिन है। कृपया इस दौरान जो हुआई गेगे का अच्छे से ख्याल रखें। बटलर फू इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सका और बार बार हाथ हिलाकर मना करता रहा, लेकिन ये शी ने उसे मना करने का मौका नहीं दिया। उसने कार्ड नीचे रखा और फिर गुस्से से लाल चेहरा लिए बिना पीछे देखे तेजी से चली गई। बटलर फू ने क्रिस्टल कार्ड पकड़ रखा था और वह परेशान दिख रहा था। उसने जो हुआई की ओर मुड़कर देखा। हालांकि जो हुआई ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, बटलर फू, अभी इसे स्वीकार कर लीजिए। हमें वाकई इस पैसे की अभी जरूरत है। भविष्य में मौका मिला तो हम इसे दोगुना करके लौटा देंगे। ट्रायल टावर, जो हुआई की आंखें थोड़ी सी झपकीं। ये ट्रायल टावर एक प्राथमिक कालकोठरी थी जिसे अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नौसिखिया वर्ग के धारकों के लिए बनाया गया था, जो प्रत्येक वर्ष केवल विशिष्ट अवधियों के दौरान ही खुलता था। इसमें कुल 12 मंजिलें थीं, जिनमें से प्रत्येक चुनौती की कठिनाई बढ़ती जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष मंजिल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, या यहाँ तक कि समग्र क्लियरेंस रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है, तो उसे अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए उदार पुरस्कार प्राप्त होंगे और यहाँ तक कि दुर्लभ उपकरण या कौशल पुस्तकें प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा। जो हुआई के मन में एक स्पष्ट विचार उत्पन्न हुआ, तो फिर कल यासो को भी ट्रायल टावर में जाकर चुनौती देने दो। जो फैंग ने जो परिवार के विला का गेट धक्का देकर खोल दिया। रात हो चुकी थी और भोजन कक्ष की बत्तियां तेज जल रही थीं। लियू यूरू और लुकुई खाने की मेज पर बैठे थे। जो फैंग ने अपना कोट उतारा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। वह चलकर गया और मुख्य सीट पर बैठ गया। वह लड़का जो हुआई कहाँ है? उसने पूछा। लियू यूरू ने अपनी चॉपस्टिक से खाने का एक टुकड़ा उठाया, उनके चेहरे पर शांति का भाव था। उसे बाहर निकाल दिया। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। जो फैंग कुछ देर रुका, उसकी चॉपस्टिक हवा में लटकी हुई थी। उसे बाहर निकाल दिया, उसने थोड़ी हैरानी के साथ दोहराया। लियू यूरू ने ऊपर देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने ई ग्रेड क्लास में दाखिला ले लिया, जो बिल्कुल बेकार है। क्या वह हमें शर्मिंदा करने के लिए जो परिवार में रह रहा है? उसके होठों के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई, और उसे कृतज्ञता का बिल्कुल भी अर्थ नहीं पता। हमने इतने सालों तक उसकी परवरिश की, फिर भी उसने कहा कि वह जो परिवार से संबंध तोड़ना चाहता है। ऐसे नालायक बेटे को घर छोड़कर खुद अपना पेट पालना चाहिए। जो फैंग का चेहरा कुछ गंभीर था। उसने अपनी मुठ्ठियां भींची, फिर उन्हें खोल दिया। तुमने उसे यूं ही बाहर कैसे निकाल दिया? लियू यूरू ने उपहास किया। क्या आपको उस पर दया आ रही है? उसने तीखी निगाहों से उसे घूरा। जो फैंग ने तुरंत मुस्कुरा दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसने हाथ हिलाया।
वह इतना निकम्मा है कि उसे जो परिवार से निकाल देना ही उचित है। अगर वह कहता है कि वह संबंध तोड़ना चाहता है तो ये बिल्कुल सही है। मैं तो बस यही दिखावा करूंगी कि मेरा कभी यह बेटा हुआ ही नहीं। तभी लियू यूरू ने संतुष्टि के साथ अपनी निगाहें हटा लीं। ये हुई ना बात। उसने लू क्यूई की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। किया ने आज अपनी कक्षा में बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली। शानदार क्लास, ब्लेजिंग मेज। उसके लहजे में स्पष्ट गर्व झलक रहा था। जो फैंग ने लू क्यूई की ओर देखा, उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा का मिलाजुला भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक ग्रेट ब्लेजिंग मेज। बहुत बढ़िया, शानदार। क्यूई वाकई होनहार है। लू क्यूई मुस्कुराया, थोड़ा शर्माते हुए। लियू यूरू ने खर्राटा लिया। सिर्फ बातें करने से क्या फायदा। उसने जो फैंग की ओर एक नज़र डाली। एक पिता होने के नाते क्या आपको कुछ आभार नहीं दिखाना चाहिए। जो फैंग दिल खोलकर हंसा। बिल्कुल कि तुम जो चाहो बस कह दो। लू क्यूई मुस्कुराया, फिर हिचकिचाते हुए बोला, अंकल जो, मैंने सुना है कि उस समय बड़े भाई जो हुआई की सगाई ये परिवार की मिस ये शी से लगभग हो ही गई थी, लेकिन इसमें देरी हो गई क्योंकि बड़े भाई शारीरिक रूप से असहज थे। चूंकि बड़े भाई अब सक्षम नहीं हैं, तो क्यों न यह अवसर मुझे दे दिया जाए। सच कहूं तो मैं भी लंबे समय से मिस ये शी की प्रशंसक रही हूं। ये सुनकर जो फैंग का चेहरा सख्त हो गया, फिर वह जोर से हंस पड़ा। तो बात यह है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। भले ही तुमने ये नहीं कहा हो, लेकिन मेरा इरादा पहले से ही यही था। अगर हमारा जो परिवार ये परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन बना लेता है तो यह निश्चित रूप से एक मजबूत गठबंधन होगा, एक बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने लूची के कंधे पर थपथपाते हुए उम्मीद भरी आवाज में कहा, कल तियानहाई शहर का ट्रायल टावर खुलेगा। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा और ये शी के सामने अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। तब तक ये परिवार की वह छोटी बच्ची स्वाभाविक रूप से आपको नई नज़रों से देखेगी। लू क्यूई का चेहरा आत्मविश्वास और घमंड से भरा हुआ था। उसने अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया, अंकल जो, आप निश्चिंत रहिए। एक मामूली ट्रायल टावर में मैं निश्चित रूप से शीर्ष स्थान हासिल करूंगा। अध्याय 4। मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ। अगले दिन भोर होते ही जो हुआई पहले से ही अपने यासों को नियंत्रित कर रहा था। क्लोन तियानहाई शहर के पूर्वी भाग में स्थित ट्रायल टावर के लिए रवाना हो रहा है। अभी भी कई मील दूर बादलों को चीरता हुआ एक विशाल घोर काला टावर दिखाई देने लगा। मीनार के ढांचे पर प्राचीन और जटिल प्रतीक उकेरे गए थे, जो सुबह की रोशनी में एक गहरी चमक के साथ झिलमिला रहे थे और दमन की एक अवर्णनीय भावना को प्रकट कर रहे थे। ये तियानहाई शहर का प्रतिष्ठित स्थल था, अनगिनत नए पेशेधारकों के लिए अपना पहला कदम उठाने का शुरुआती बिंदु परीक्षण टावर। इस समय ट्रायल टावर के बाहर का विशाल चौक लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जहां तक नजर जाती थी, घनी भीड़ ही दिखाई दे रही थी। विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र, जिन्होंने अभी अभी अपना स्थानांतरण पूरा किया था, 3 या 5 के समूहों में इकट्ठा हुए और उनका शोर आसमान तक गूंज रहा था। अनुमान के अनुसार वहां कम से कम 1000 लोग थे। ट्रायल टावर के आधिकारिक उद्घाटन का समय सुबह 8 बजे था। इसके खुलने में अभी भी आधे घंटे से अधिक का समय था। चौक में लगातार आवाजें उठती गिरती रहीं, जिनमें से ज्यादातर आवाजें टीम के साथियों की भर्ती के लिए थीं। एक शक्तिशाली योद्धा जो टीम का नेतृत्व कर रहा है, उच्च क्षति पहुंचाने की तलाश में है। लक्ष्य कम से कम 5 मंजिलें पार करना है और इससे भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। एक उच्च श्रेणी का सहायक पुजारी समूह की तलाश में है। भरपूर उपचार क्षमता और उत्कृष्ट जागरूकता। कोई भी स्थिर टीम जो उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हो, मुझे शामिल कर ले। जो हुआई ने यासो को नियंत्रित किया और धीरे धीरे परीक्षण टावर के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। उनकी अनोखी पोशाक और व्यवहार ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक तरफ तो उनके बेतरतीब लंबे काले बाल थे, जो पीछे की ओर बंधे हुए थे और हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, जो आमतौर पर छोटे बालों वाले या सावधानीपूर्वक संवारे हुए छात्रों के बीच अलग दिख रहे थे। दूसरी ओर यासो का तराशा हुआ आकर्षक चेहरा था, जिसमें वीरता की झलक थी। उनकी गहरी आंखों में मानो तारे छिपे हुए थे और उनकी ठुड्डी पर करीने से उगी हुई हल्की दाढ़ी। साथ ही उनसे निकलने वाली सूक्ष्म अस्थिरता और तीक्ष्णता का भी एहसास होता था। इस वजह से वह अनुभवहीन छात्रों के इस समूह में मुर्गियों के बीच सारस की तरह अलग दिखाई देता था। कई लड़कियां खुद को रोक नहीं पाईं और एक साथ हडल्ड होकर धीमी आवाज में फुसफुसाने लगीं। वाह, उस व्यक्ति को देखो, वह कितना सुंदर है। वह बिल्कुल मेरे टाइप का है। हाँ, वो काफी सुंदर है, बस वो थोड़ा उम्रदराज लगता है। उस चेहरे को देखकर तो वो कम से कम 30 साल का ही होगा, है ना? तुम्हें क्या पता, इतिहास की समझ रखने वाला इस तरह का परिपक्व और स्थिर व्यक्ति सबसे आकर्षक होता है। ठीक है, चुप रहो, अपनी आवाज़ धीमी रखो, किसी को सुनने मत दो। मुझे लगता है कि वह शायद किसी सहपाठी का अभिभावक है जो अपने बच्चे को मुकदमे में शामिल होने के लिए लाया है।
जो हुआई ने अपने आसपास हो रही चर्चाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, वह केवल शांतिपूर्वक गुजरती भीड़ को देखता रहा और चुपचाप परीक्षण टावर के खुलने की प्रतीक्षा करता रहा। तभी एक चिकनी काली लग्जरी कार चुपचाप सड़क के किनारे आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और एक सुंदर और आकर्षक आकृति बाहर निकली। ये शी, आज भी उसने हल्के हरे रंग की लंबी पोशाक पहन रखी थी, जिससे उसकी त्वचा और भी अधिक गोरी और कोमल दिखने लगी। उसके काले बाल उसके कंधों पर सहजता से फैले हुए थे और सुबह की रोशनी में उसकी मनमोहक विशेषताएं और भी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थीं। गाड़ी से उतरते ही वह सुरुचिपूर्ण कदमों से ट्रायल टावर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। जल्दी देखो, क्या वह ये परिवार की छोटी बच्ची ये शी नहीं है? हे भगवान, अमर गुरु तो अफवाहों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। वह सचमुच हमारे तियानहाई नंबर 2 हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती हैं। सिर्फ स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ही नहीं, कहा जाता है कि उसने एक उत्कृष्ट पेशे, पवित्र प्रकाश मंत्रोच्चार को भी हासिल कर लिया है। शानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि, उच्च प्रतिभा और इतनी खूबसूरत, उसकी जिंदगी मानो किसी चीट मोड पर है। मुझे उससे बहुत ईर्ष्या और जलन हो रही है। येशी के आने से पहले से शोरगुल मचा रही भीड़ अनायास ही थोड़ी शांत हो गई। उसके सामने धीरे धीरे एक अदृश्य मार्ग खुल गया। यहाँ तक कि वे लड़कियां भी जो अपनी सुंदरता पर गर्व करती थीं, येशी की दमकती उपस्थिति में थोड़ी हीनता महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाईं। हालांकि तभी अचानक भीड़ में से एक आकृति निकली और सीधे येशी का रास्ता रोक दिया। येशी ने ऊपर देखा, उसकी कोमल बाहें नाखुशी से सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में तुरंत ही घोर घृणा की झलक दिखाई दी। लू क्यूई, तुम क्या करना चाहते हो? लू क्यूई ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान पहनी हुई थी, लेकिन उसकी निगाहें बेशर्मी से येशी के सुडौल शरीर पर टिकी हुई थीं। येशी, तुम आज वाकई बेहद खूबसूरत लग रही हो, हमेशा से भी कहीं ज्यादा मनमोहक। क्या आपको कुछ चाहिए? येशी ने ठंडे लहजे में कहा, अगर नहीं तो हट जाए, रास्ता मत रोकिए। जी हाँ, बिल्कुल कुछ तो है। लूची ने एक कदम आगे बढ़ते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि आपका तबादला एक क्लास होली लाइट चैंटर में हो गया है और मैं भी एक क्लास ब्लेजिंग मेज हूँ। क्यों न हम टीम बना लें? हमारी ताकत के साथ पहला स्थान हासिल करना आसान होगा। येशी ने ठंडे स्वर में उसकी ओर आंखें घुमाईं और कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाऊंगी। बोलने के बाद उसने लू क्यूई के पास से निकलने की कोशिश की, लेकिन लू क्यूई ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम अब भी उस निकम्मे जो हुआई के बारे में सोच रही हो? उसकी आंखें उदास थीं, उसमें ऐसा क्या अच्छा है? क्या वह तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है? मुझे देखो, मैं उससे 1000 गुना 100 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। येशी का चेहरा एकदम काला पड़ गया। मुझे छोड़ दो। लू क्यूई ने उत्तेजक मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम क्या कर सकते हो? आसपास मौजूद दर्शकों में से कई लड़के पहले से ही आक्रोश से उबल रहे थे, उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। वे चाहते थे कि वे आगे बढ़कर लू क्यूई के घिनौने चेहरे को पीट पीट कर सुआ के सिर में बदल दें, लेकिन अंत में किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लू क्यूई के पीछे जो परिवार का समर्थन था और येशी ये परिवार से थी। प्रमुख परिवारों के वंशजों के बीच इस तरह के विवाद आम छात्रों के हस्तक्षेप करने की सीमा से बहुत परे थे। तभी एक आकृति चुपचाप लू क्यूई के पीछे चलने लगी। किसी के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक धीमी सी धमक सुनाई दी। एक जोरदार और सटीक साइड किक सीधे लू क्यूई के पेट पर लगी। लू क्यूई ने एक तीखी चीख मारी और येशी को पकड़े हुए उसका हाथ अचानक ढीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर पके हुए झींगे की तरह मुड़ गया और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से ऊपर देखा और उसे एक ठंडा, झुर्रियों से भरा लेकिन बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? लू क्यूई ने दांत पीसते हुए कहा, उसकी आवाज दर्द से फटी हुई थी। जो हुआई ने यासो को नियंत्रित किया और ऊपर से उस पर नजर रखी। उनकी आवाज सपाट थी, उसमें जरा भी भावहीनता नहीं थी। तुम रास्ता रोक रहे हो। लेकिन उन 4 सरल शब्दों में एक निर्विवाद प्रभुत्व था। लू क्यूई ने अपने पेट में हो रहे तीव्र दर्द को सहन किया और जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह यासो को घूर रहा था। तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने सचमुच मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? यासो के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, उसकी निगाहें गहरे तालाब की तरह शांत थीं। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। ये वाक्य आग में घी डालने जैसा था, जिसने लू क्यूई के गुस्से को पूरी तरह से भड़का दिया। अगले ही क्षण उसकी हथेलियों से अचानक लाल रंग की प्रचंड लपटें फूट पड़ीं और झुलसा देने वाली ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर फैल गई। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कुत्ते। हालांकि उसके मुंह से कठोर शब्द निकलते ही यासो की आकृति पहले ही गति पकड़ चुकी थी। एस क्लास प्रोफेशन धारक होने के नाते यासो की चपलता का गुण सामान्य लोगों से कहीं अधिक था।
उसकी हरकतें और भी अधिक सुंदर और तेज थीं, जिससे लूची को कोई भी कौशल इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। उसकी आकृति हवा के झोंके की तरह झिलमिलाती हुई पल भर में करीब आ गई। एक और जोरदार, सटीक और भारी कोड़े जैसी लात लू क्यूई की छाती पर लगी। पफ! लू क्यूई ने फिर से चीख मारी, कई मीटर पीछे की ओर लात मारी और बेढंगे तरीके से जमीन पर गिर पड़ी। सांस लेने से पहले ही एक बड़ा पैर उसकी छाती पर था। एक ठंडी चमक कौंधी। यासो की काली लोहे की लंबी तलवार म्यान से बाहर निकाली गई, जिसकी नोक लू क्यूई की गर्दन पर टिकी हुई थी। उस भयावह किलिंग इंटेंट ने लू क्यूई के रोंगटे खड़े कर दिए। एक और शब्द बोला तो मानो या ना मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू क्यूई ने अपने इतने करीब रखी तलवार को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और मुंह में खून से सना झाग भर आया। डर ने उसे तुरंत जकड़ लिया। ये व्यक्ति कौन था? उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? भीड़ में मौजूद अनगिनत छात्र यासो की सहज और पूरी तरह से प्रभावशाली करतबों की श्रृंखला को देखकर पहले ही पूरी तरह से अचंभित हो चुके थे। अरे बाप रे, ये चाचा तो बहुत ही खूंखार हैं। वो कितना प्यारा है। माँ, मुझे लगता है मुझे फिर से प्यार हो गया है। ये शी ने भी अपना छोटा सा मुंह ढक लिया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई अचानक आकर लूची को सबक सिखाएगा। तभी दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी। रुकना! वर्दी पहने एक शिक्षक तेजी से पास आया, उसका चेहरा गंभीर था। परीक्षण टावर के बाहर निजी द्वंद्व युद्ध वर्जित हैं। उल्लंघन करने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसने यासो की ओर देखते हुए कहा, माता पिता, चाहे आपका कोई भी विवाद हो, अपनी तलवार तुरंत दूर रख दें, अन्यथा हमें असभ्य होने का दोष न दें। ट्रायल टावर के आधिकारिक कर्मियों को हस्तक्षेप करते देख जो हुआई ने स्वाभाविक रूप से मामले को और आगे नहीं बढ़ाया। उसने धीरे से अपनी लंबी तलवार वापस खींच ली और अपना पैर लूची की छाती से हटा लिया। फिर अपनी थोड़ी कर्कश, गहरी और धीमी आवाज में उन्होंने शांत भाव से कहा, शिक्षक जी, मुझे आपको सुधारने की अनुमति दें। मैं अभिभावक नहीं हूँ। यासो कुछ देर रुका, उसकी गहरी निगाहें सब पर घूम गईं। फिर उसने एक एक शब्द स्पष्ट रूप से बोला, मैं इसी साल 18 साल का हुआ हूँ। अध्याय 5, परीक्षण टावर खोलना। ये सुनकर शिक्षक पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या बिल्ली है? अभी अभी 18 साल के हुए हो? उसने यासो को सिर से पैर तक ध्यान से देखा और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। बिल्कुल नहीं दोस्त, तुम मुझसे बड़े दिखते हो और फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारी उम्र 18 साल है। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, लेकिन बाहर से उसने अपना पेशेवर संयम बनाए रखा और गला साफ करते हुए कहा, ये अभिभावक, आपको तो मजाक करना बहुत पसंद है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। यासो ने भौहें चढ़ा लीं। मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। जैसे ही वह बोल रहा था, जो हुआई ने यासो को नियंत्रित करके उसकी जेब से एक बिल्कुल नया पहचान पत्र निकलवाया। बटलर फू ने रातों रात इस आइटम को तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और पेशेवरों को ढूंढकर इसे जल्दी से प्रोसेस करवाया। दूसरी टीम की कारीगरी वाकई चमत्कारिक थी। ये सिर्फ एक पतला कार्ड नहीं था। इसके बजाय यासो की जानकारी गुप्त रूप से सीधे तियानहाई शहर की आधिकारिक जनसंख्या सूचना प्रणाली में दर्ज कर दी गई। सही मायने में ये व्यक्ति मौजूद है। शिक्षक ने आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ सूचना कार्ड लिया और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। आयु 18 वर्ष। नाम यासो। कार्ड पर यासो का थोड़ा झुर्रियों वाला चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। शिक्षक ने बार बार उसकी तुलना की, फिर कार्ड पर प्रदर्शित उम्र को देखा। वह सचमुच 18 साल का था। उसने अपने होंठों के कोने को थोड़ा सा हिलाया और आईडी कार्ड यासो को वापस दे दिया। वह भावनाओं से भर गया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति सचमुच इतना उदास और निराश दिख सकता है। अहम, शिक्षक ने गला साफ करते हुए कहा, चाहे आप छात्र हो या अभिभावक, यहाँ लड़ाई झगड़ा करना सख्त मना है। इस बार यह सिर्फ मौखिक चेतावनी है। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो ट्रायल टावर चैलेंज के लिए आपकी दोनों योग्यताएं सीधे रद्द कर दी जाएंगी। लू क्यूई पेट पकड़े हुए, चेहरा पीला पड़ जाने के बावजूद जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने गुस्से से यासो की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने मुझे इस तरह पीटा और तुम कुछ नहीं करोगे। शिक्षक ने उसे ऐसे देखा मानो वह मूर्ख हो। अगर मुझे तुम्हारी परवाह न होती तो क्या तुम अभी भी जमीन पर नहीं पड़े होते? बकवास बंद करो। परीक्षण टावर शुरू होने वाला है। सीधे अपने दाहिनी ओर चलें, वहां 2 महिला उपचार शिक्षिकाएं हैं। अगर आप अभी जाते हैं तो आपके पास अभी भी समय है। लू क्यूई गुस्से से कांप रहा था, उसकी सांसें मानो फटने वाली थीं। उसने यासो को गुस्से से घूरते हुए कहा, बस इंतजार करो, मैं तुमसे हिसाब चुकता जरूर करूंगा। इतना कहकर उसने अपना पेट पकड़ लिया और अपने आसपास मौजूद लोगों की तिरस्कार भरी निगाहों के बीच से, भीड़ के बीच से निकलकर तेजी से भाग गया। यासो इस दृश्य को देख रहा था। उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये शिक्षक काफी दिलचस्प है। जाहिर है उसने लू क्यूई के अहंकारी व्यवहार को पहले ही देख लिया था। शायद जब उसने ये कदम उठाया तो शिक्षक किनारे से ठंडे भाव से देख रहा था।
और उसने तभी हस्तक्षेप किया जब उसे लगा कि बस बहुत हो गया। ये सोचकर यासो ने विनम्रतापूर्वक शिक्षक से कहा, धन्यवाद शिक्षक जी। शिक्षक ने भावहीन होकर उसकी ओर देखा और अपनी आवाज़ इतनी धीमी कर ली कि केवल वे दोनों ही सुन सकें। बहुत अच्छा, इतना कहकर वह मुड़ा और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब दर्शकों ने देखा कि अब देखने के लिए कोई और कार्यक्रम नहीं बचा है, तो वे धीरे धीरे तितर बितर हो गए और अपने अपने काम में लग गए। इसी क्षण येशी बड़े ही सलीके से चलकर वहां पहुंची। उसके खूबसूरत चेहरे पर कृतज्ञता का भाव झलक रहा था। अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। यासो को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ा और सीधे दूसरी तरफ चला गया, पीछे एक उदासीन आकृति छोड़ गया। भविष्य में उसका क्लोन तरह तरह की बड़ी हलचलें पैदा करने और अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नियत था। ऐसा जितना अधिक होता था उतना ही कम वह अपने करीबी लोगों के साथ उलझ पाता था। कहीं ऐसा न हो कि कोई सुराग के जरिए क्लोन को मुख्य शरीर से जोड़ दे। ये जो हुआई और उनके आसपास के लोगों के लिए एक प्रकार की सुरक्षा थी। लूची को सबक सिखाने के लिए अभी कार्रवाई करना वाकई थोड़ा जल्दबाजी भरा कदम था, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। आखिर लुक्यूई को इतना परेशान करने वाला बनने के लिए किसने कहा था? बस यही कहा जा सकता है कि वह सचमुच एक भावुक व्यक्ति थे। येशी ने यासो की दूर जाती हुई आकृति को देखा, उसकी कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। ये व्यक्ति बहुत अजीब है। उसने उसकी मदद की, फिर भी उसका व्यवहार बहुत ही निर्मम था। कुछ ही देर में सुबह के ठीक 8 बज गए। प्लाजा पर प्रसारण समय पर हुआ, जिससे मुकदमे में भाग लेने वाले सभी छात्रों को तैयारी करने का सूचना मिल गई। ट्रायल टावर का आधिकारिक उद्घाटन होने ही वाला था। कई छात्र जिन्होंने अभी तक पूरी टीमें नहीं बनाई थीं, वे अभी भी कर्कश आवाज में चिल्ला रहे थे और अपने अंतिम प्रयास कर रहे थे। 4-1 का इंतजार कर रहे हैं। एक मजबूत टैंक चाहिए, 5वीं मंजिल को पार करने की गारंटी। प्यारी लड़की टीम का समर्थन मांग रही है। प्यारी एक्टिंग करने में माहिर है, 666 चिल्ला सकती है, हील और बफ कर सकती है। यासो को नियंत्रित करने वाले जो हुआई का किसी के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या उसे अभी भी इस नौसिखिया गांव स्तरीय परीक्षण टावर को पार करने के लिए टीम बनाने की आवश्यकता है? यह एक एस क्लास का अनूठा छिपा हुआ पेशा है। एस क्लास प्रोफेशनल के लिए यह बेहद शर्मनाक होगा। अकेले यात्रा करना तो ताकतवर लोगों का ही रोमांस है। येशी की बात करें तो भीड़ में जो हुआई की नज़र अनजाने में उस पर पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी टीम मिल गई है। सुंदर युवतियों का एक समूह जो देखने में 5 बहनों की टीम जैसा लग रहा था, भीड़ में काफ़ी ध्यान आकर्षित कर रहा था। 1 मिनट से भी कम समय तक इंतजार करने के बाद डोंग ट्रायल टावर के शीर्ष पर स्थित प्राचीन विशाल घंटी पर एक अदृश्य शक्ति का प्रहार हुआ, जिससे एक गहरी और गंभीर ध्वनि उत्पन्न हुई। इस वर्ष के ट्रायल टावर चैलेंज की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक। लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्र एक लहर की तरह व्यवस्थित ढंग से ट्रायल टावर के प्रवेश द्वार की ओर उमड़ने लगे। जो हुआई ने यासो को लोगों की भीड़ के बीच आराम से चलने के लिए निर्देशित किया। जल्द ही उनकी बारी आ गई। हालांकि प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक महिला शिक्षिका ने उसे रोक दिया। नमस्कार अभिभावक। महिला शिक्षिका का लहजा अभी भी विनम्र था। ट्रायल टावर में कालकोठरी की चुनौतियों में भाग लेने वालों के साथ अभिभावकों को आने की अनुमति नहीं है। कृपया प्रतीक्षा क्षेत्र में आराम करें। यासो जो हुआई अवाक रह गया और उसने एक बार फिर यासो को नियंत्रित करते हुए 18 वर्षीय मर्दाना आदमी का पहचान पत्र निकलवाया और उसे सौंप दिया। महिला शिक्षिका ने उसे ले लिया और उसे देखते ही उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। शर्मिंदगी से बार बार माफी मांगते हुए उसने उसे आगे जाने दिया। जो हुआई ने मन ही मन असहाय होकर आह भरी। अगले क्लोन को जवान दिखने वाला बनाना होगा। बहुत बूढ़ा दिखना और हर जगह माता पिता समझे जाने की वजह से बहुत परेशानी होती है। जैसे ही उसका शरीर ट्रायल टावर के सामने स्थित स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न करने वाले विशाल प्रकाश द्वार में प्रवेश कर गया, यासो की आकृति पल भर में अपने मूल स्थान से गायब हो गई। अगले ही पल वह एक घने प्राचीन जंगल में प्रकट हुआ। ये ट्रायल टावर की पहली मंजिल थी। इसके तुरंत बाद एक राजसी और अलौकिक आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी, जिसमें ट्रायल टावर के नियम प्रसारित किए गए थे। 1. ट्रायल टावर में प्रवेश करने पर प्रत्येक टीम या व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र दर्पण स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। जब तक वर्तमान तल पर मौजूद सभी अगाध जीव मारे नहीं जाते, अगले तल पर जाने का टेलीपोर्टेशन द्वार स्वतः खुल जाएगा। 2. 10वीं मंजिल से शुरू होकर नियमित अगाध जीवों के अलावा प्रत्येक मंजिल पर एक कुलीन बॉस भी उत्पन्न होगा, जिसकी ताकत अपने समकक्षों से कहीं अधिक होगी। उस समय चुनौती की कठिनाई तेजी से बढ़ेगी। 3. प्रत्येक सफल फ्लो चैलेंज के लिए चैलेंजर आराम करने के लिए ट्रायल टावर से अस्थायी रूप से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कृपया ध्यान दें, बीच में बाहर निकलना और फिर से प्रवेश करना अतिरिक्त चैलेंज समय लेगा। नियमों की घोषणा कर दी गई है।
ट्रायल टावर चैलेंज आधिकारिक तौर पर शुरू। उसी समय जो हुआई के मन में लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम नोटिफिकेशन की ध्वनि गूंज उठी। डिंग डोंग, क्वेस्ट शुरू हुई। ट्रायल टावर की महिमा। क्वेस्ट की आवश्यकता, ट्रायल टावर को सफलतापूर्वक पार करें और इस चुनौती के लीडरबोर्ड पर पहला स्थान प्राप्त करें। क्वेस्ट रिवॉर्ड, प्रोफेशन और ड्रॉ अपॉर्चुनिटी X1। अध्याय 6, जो फैंग। जो हुआई का दिल हिल उठा। उसने दरअसल एक खोज शुरू कर दी। लक्ष्य, ट्रायल टावर को पार करें और इस चुनौती में प्रथम स्थान प्राप्त करें। इनाम, प्रोफेशन और ड्रॉ चांस X1। पहला स्थान, है ना? उसे यह इनाम हर हाल में हासिल करना था। जो हुआई ने यासो को नियंत्रित किया, उसकी निगाहें अपरिचित जंगल पर घूम रही थीं। कई पन्ना हरे रंग के मेंटिस जैसे दिखने वाले रसातल जीव, जिन्हें ज़ैडसिकल वर्म्स कहा जाता है, झाड़ियों से बाहर निकल रहे थे। ज़ैडसिकल वर्म LV1, HP 50/50। बस मामूली सी बात है। यासो की आकृति में एक झिलमिलाहट सी आई और उसके हाथ में मौजूद काले लोहे की लंबी तलवार से एक ठंडी चमक निकली। पूफ, ज़ैड रंग के सिकल वर्म का सिर हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। 50, तत्काल मारा। ज़ैड सिकल वर्म लेवल 1 को मारा, अनुभव अंक जोड़ 5 प्राप्त हुए। ज़ैड सिकल वर्म लेवल 1 को मारा, अनुभव अंक जोड़ 5 प्राप्त हुए। क्रिस्प सिस्टम की सूचनाएं लगातार बजती रहीं। यासो एक बाघ की तरह भेड़ों के झुंड में प्रवेश कर रहा था, राक्षसों के झुंड के बीच से फुर्ती से आगे बढ़ रहा था। तलवार का हर वार ज़ैड सिकल वर्म के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सटीक रूप से लगा। ये प्रथम स्तर के छोटे मोटे जीव उसके लिए किसी भी प्रकार का खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। यह अनुभूति ऐसी थी मानो कोई प्रथम व्यक्ति VR गेम खेल रहा हो जिसमें अत्यधिक स्वतंत्रता हो। बेहद रोमांचक। कुछ ही समय में 1 दर्जन से अधिक ज़ैड सिकल वर्म्स पूरी तरह से नष्ट हो गए। बधाई हो, क्लोन, यासो ने लेवल 2 प्राप्त कर लिया है। यासो के सभी गुण बढ़ गए। शक्ति 2840, फुर्ती 5680, स्टेमिना 2535, मानसिक ऊर्जा 2230, HP 150-200, MP 100-130। फुर्ती में सीधे तौर पर 20 से अधिक अंकों की बढ़ोतरी हुई। जो हुआई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यासो का शरीर हल्का हो गया था और उसकी हरकतें और भी तेज हो गई थीं। अगाध राक्षसों के हमले उसके कपड़ों के किनारे तक को छू भी नहीं सके। जल्द ही पहली मंजिल पर मौजूद सभी रसातल राक्षसों को हटा दिया गया। सामने अचानक एक तेज रोशनी चमकी और दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियां धीरे धीरे उभर आईं। जो हुआई ने यासो को नियंत्रित करते हुए सीढ़ियों पर कदम रखा। दृश्य तुरंत बदल गया। घना जंगल गायब हो गया और उसकी जगह एक विशाल, असीमित घास का मैदान आ गया। आओ, कई भेड़ियों की दहाड़ें सुनाई दीं। घास से 4 या 5 फुर्तीले ग्रासलैंड विंड वुल्फ्स LV3 निकले। उनकी पन्ना जैसी आंखें यासो पर टिकी हुई थीं, पूरी सतर्कता के साथ। हालांकि जो हुआई ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। उसे याद आया कि क्लोन स्मार्ट कोर AI से लैस था। सिस्टम 1.0। सिस्टम, यासो की स्मार्ट AI को सक्रिय करें। स्मार्ट AI सक्रिय हो रहा है। सक्रियण सफल। एक विचार के साथ जो हुआई की चेतना यासो के शरीर से बाहर निकल गई। उसने तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर स्विच किया और AI नियंत्रण में यासो का अवलोकन किया। घास के मैदान पर यासो चुपचाप खड़ा था। कुछ देर बाद वह हिल गया। शुरू में उसकी हरकतें थोड़ी अकड़ी हुई थीं, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे धागों से बांधा गया हो। वह कुछ कदम आगे पीछे चला, फिर उसने अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार को घुमाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था मानो वह इस शरीर से परिचित हो रहा हो। केवल कुछ ही सेकंड के बाद यासो की हरकतें स्पष्ट रूप से सहज हो गईं, चलने से लेकर जॉगिंग करने तक और कूदने तक। अंत में उन्होंने घास के मैदान पर तलवारबाजी के कुछ शानदार करतब भी दिखाए। शानदार, फुर्तीला, तलवारबाजी के सच्चे महागुरु की तरह। शानदार, जो हुआई ने मन ही मन खुशी से कहा। इस AI की सीखने की क्षमता सचमुच अविश्वसनीय थी। इसी क्षण घास के मैदान के पवन भेड़ियों को खतरे का आभास हुआ और उन्होंने यासो को चेतावनी देने के लिए धीमी गुर्राहटें निकालना शुरू कर दिया। यासो की निगाहें अचानक तेज हो गईं और उन पर टिक गईं। वह चले गए। उसकी आकृति हवा की तरह थी, जो पल भर में घास के मैदान पर अपनी एक अमिट छवि छोड़ जाती थी। ये देखकर घास के मैदान के पवन भेड़िए तुरंत घबरा गए। उन्होंने अपना मुंह खोला और हल्के हरे रंग के हवा के ब्लेड सीटी बजाते हुए यासो की ओर बढ़े। हालांकि यासो ने बस अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया और आसानी से हवा के सभी झोंकों से बच गया। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। स्विश, तलवार की रोशनी चमक उठी। एक ग्रासलैंड विंड वुल्फ की गर्दन से खून की एक धार निकल आई। 188, एक और तलवार का वार। एक और पवन भेड़िया विलाप करते हुए गिर पड़ा। AI के नियंत्रण में यासो ने एक सरल और कुशल शैली में लड़ाई लड़ी। तलवार का हर वार सीधे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लक्षित था। कोई अनावश्यक गतिविधियां नहीं थीं। कुछ ही पलों में सभी 5 ग्रासलैंड विंड वुल्फ मर गए। यासो ने धीरे धीरे अपनी तलवार म्यान में डाली। उसकी हरकतें सुंदर और सहज थीं।
यह एआई तो मेरे खुद के नियंत्रण में होने से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। जो हुआई ने हैरानी से कहा, अगर भविष्य में उसके पास कई क्लोन हो और उन सभी का प्रबंधन एआई द्वारा किया जाए, तो क्या वह एक ऐसा बॉस नहीं बन पाएगा जिसे हस्तक्षेप करने की जरूरत न हो। जैसे ही जो हुआई यासो की अगली गतिविधियों का अवलोकन करने ही वाला था, अचानक एक तेज और जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी, जिसने उसे तल्लीन होकर दर्शक बनने की अवस्था से वापस वास्तविकता में ला दिया। युवा स्वामी, जाग जाओ, स्वामी, स्वामी, वह आपसे मिलने आए हैं। मालिक, जो फैंग। जो हुआई ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये धूर्त पिता, जिसका दिमाग केवल सत्ता और लाभ से भरा हुआ था और जो उसके प्रति उदासीन था, क्या वास्तव में उससे मिलने के लिए इस जर्जर छोटे से आंगन में आने की पहल करेगा? सूर्य पश्चिम से ही उग रहा होगा। जो हुआई की चेतना शीघ्र ही उसके मुख्य शरीर में वापस आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सचमुच जो फैंग को अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए अपेक्षाकृत साधारण से बेडरूम में टहलते हुए देखा। जो फैंग की निगाहें कमरे में चारों ओर घूम गईं, उनकी आंखों में अनजाने में एक जटिल और अस्पष्ट भावना प्रकट हुई। ये वही जगह थी जहां वह और जो हुआई की मां एक साथ रहते थे और अपनी लंबे समय से दबी हुई यादों को संजोए हुए थे। जो हुआई सीधा बैठ गया, उसकी आवाज़ ठंडी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर जो फैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने चिढ़कर कहा, मैं और क्या कर सकता था? ये सब तुम्हारी वजह से है, लड़के, तुम मुझे एक पल भी चैन नहीं लेने देते। वह बिस्तर के पास गया और पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरी बात सुनो, इस बार जब तुम वापस जाओ तो अपनी चाची लियू से ठीक से माफ़ी मांग लेना। फिर जो परिवार के पास वापस चले जाओ। फिर जो परिवार के पास वापस जाने की प्रक्रिया जारी रखें। ये सुनकर जो हुआई ने उपहास किया, मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। वापस रहने लगें। जो फैंग, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं आखिरकार उस ठंडे नरक जैसे घर से भाग निकला और अब तुम मुझे स्वेच्छा से वापस जाने के लिए कह रहे हो? जो फैंग ने गहरी सांस ली, उनकी आवाज़ में कुछ नरमी आ गई। मुझे पता है, तुम्हारी चाची लियू, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं। हालांकि आपकी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपकी देखभाल कर सके। बटलफू भी बूढ़ा हो रहा है, वह हमेशा इतना व्यस्त नहीं रह सकता। आपको वापस आने के लिए कहना भी आपके अपने भले के लिए है। कोई ज़रूरत नहीं। जो हुआई का लहजा दृढ़ था, बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने जो फैंग को ठंडे लहजे में देखा और आगे कहा, आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। अगर तुम्हारी प्यारी पत्नी को पता चल गया कि तुम चुपके से उसकी पीठ पीछे मुझसे, इस बेकार इंसान से मिलने आए थे, तो वह शायद तुम्हें फिर से परेशान करेगी। जो हुआई। जो फैंग ने अचानक अपनी आवाज़ ऊंची कर दी, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। ये कैसा रवैया है? क्या तुम अपने पिता की बात भी नहीं सुनते? मैंने तुम्हें पीछे हटने को कहा था, इसलिए मेरी बात मानकर पीछे हट जाओ। वापस जाकर उससे ठीक से माफ़ी मांग लेना, और जो परिवार से संबंध तोड़ने वाली वो मूर्खतापूर्ण बातें फिर कभी मत कहना। जो फैंग। जो हुआई भी पीछे नहीं हटा, उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, उसकी आवाज़ भी कुछ ऊंची हो गई। अगर तुम उस दुबले पतले कछुए की तरह रहना चाहते हो, अगर तुम अपनी उस औरत के सामने झुकना और आज्ञाकारी बनना चाहते हो, तो ये तुम्हारा निजी मामला है। लेकिन उस तथाकथित जो परिवार में मैं जो हुआई कभी वापस नहीं जाऊंगा। अब से बेहतर यही होगा कि हम दोनों फिर कभी न मिलें। चिंता मत करो, मैं जो परिवार के मुखिया पद के लिए दावेदारी करने के तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल भी बाधा नहीं बनूंगा। हमारे पिता पुत्र के रिश्ते का अंत यही हो। तू बदमाश है, तू ईश्वर का उल्लंघन करने वाला पुत्र है। जो फैंग गुस्से से कांप रहा था, उसका क्रोध उस पर हावी हो रहा था। उसने अचानक अपनी हथेली उठाई और जो हुआई के चेहरे पर थप्पड़ मारने ही वाला था। जो हुआई ने पलक भी नहीं झपकाए। वह चुपचाप जो फैंग को देखता रहा। उसकी आंखों में डर का नामोनिशान नहीं था, केवल अंतहीन शीतलता और निराशा थी। उठी हुई हथेली अचानक जो हुआई के गाल से 1 इंच से भी कम दूरी पर रुक गई। जो फैंग का हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने अपने बेटे के चेहरे की ओर देखा, जो उसकी दिवंगत पत्नी के चेहरे से कुछ हद तक मिलता जुलता था, लेकिन अब वह पाले से ढका हुआ था। उसके दिल में उमड़ रहा गुस्सा ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके सिर पर बर्फीले पानी से भरा एक बर्तन उंडेल दिया गया हो। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया। उसने काफी देर तक जटिल भावों के साथ जो हुआई को देखा। अंततः यह एक लंबी आह में बदल गया। कृपया जैसे चाहे करो, ये शब्द कहते हुए जो फैंग मानो पल भर में कई साल बूढ़ा हो गया हो। वह मुड़ा और भारी कदमों से बेडरूम से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे मंद होती चली गई। अध्याय 7, बरसात के दिन की तैयारी। जो फैंग की पीठ को जाते हुए देखकर जो हुआई ने जरा भी संकोच नहीं दिखाया। शायद इस बूढ़े व्यक्ति की अपनी कुछ अकथनीय कठिनाइयां थीं, लेकिन वर्तमान जो हुआई मूल मालिक की ओर से इस व्यक्ति के कार्यों को माफ नहीं कर सका।
कठोर शब्दों में कहें तो अगर इस व्यक्ति की निर्ममता और बेरहमी न होती तो मूल मालिक अवसाद से न मरता। बूढ़ा बटलर फूबो अंदर आया। उसने बाहर उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुन ली थी। युवा स्वामी, शायद आपको बूढ़े स्वामी से अच्छी तरह बात कर लेनी चाहिए। फूबो की आवाज़ में थोड़ी झिझक और समझाने की कोशिश झलक रही थी। आखिरकार आप अभी भी जोऊ परिवार के सदस्य हैं। जोऊ हुआई ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। फूबो, इस मामले पर आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी आपसे कुछ करवाने की जरूरत है। फूबो का चेहरा गंभीर हो गया और उसने आदरपूर्वक कहा, युवा स्वामी, कृपया निर्देश दें। जोऊ हुआई ने कहा, युवक के पास मौजूद क्रिस्टल कार्ड ले लो। येशी ने तुम्हें कुछ घर दिए हैं, जाओ और कुछ घर किराए पर ले लो। स्थान बिखरे हुए होने चाहिए, वातावरण सामान्य हो सकता है, लेकिन ये शांत और पहुंचने में सुविधाजनक होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सावधानी बरतना याद रखें। हमारी कोई भी जानकारी उजागर न करें और किसी को भी ये पता न चलने दें कि मैंने आपसे उन्हें किराए पर लेने के लिए कहा था। हालांकि फूबो असमंजस में था, लेकिन उसने हमेशा बिना कारण पूछे ही युवा मालिक के आदेशों का पालन किया था। ये बूढ़ा नौकर समझता है। उसने सिर हिलाया और कोई सवाल नहीं पूछा और जाने के लिए मुड़ गया। जोऊ हुआई ने फूबो की पीछे हटी हुई आकृति को देखा और उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। ये बरसात के दिनों के लिए तैयारी थी। भविष्य में उनके क्लोन विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले थे। प्रत्येक शक्तिशाली क्लोन को अपने स्वयं के स्वतंत्र व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने स्वयं के आवासीय आवास की भी आवश्यकता थी। इस तरह अगर भविष्य में कोई क्लोन मशहूर हो जाता है, उसका पता लगाया जाता है या उस पर लगातार नज़र रखी जाती है, तो भी वे केवल क्लोन की गढ़ी हुई पहचान और निवास स्थान का ही पता लगा पाएंगे और उसके असली शरीर को आसानी से दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। आखिरकार मौजूदा मुख्य ढांचा किसी भी तूफान का सामना करने के लिए बहुत कमज़ोर था। जब उसके पास अधिक क्लोन होंगे और उनकी शक्ति पर्याप्त होगी, तो वह एक क्लोन को लगातार परछाई में उसकी रक्षा करने की व्यवस्था कर सकता है। फिलहाल यही बेहतर था कि वह चुपचाप विकास करे और अपनी ताकत बढ़ाए। इन सभी व्यवस्थाओं को करने के बाद जोऊ हुआई ने एक बार फिर ट्रायल टावर में यासो की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस समय स्मार्ट कोर एआई के नियंत्रण में यासो के युद्ध कौशल में लगातार निखार आ रहा था। उसकी हर हरकत में तलवारबाजी के एक महान गुरु की आभा झलकती थी। विचित्र राक्षसों की उमड़ती भीड़ के बीच वह बिजली की एक तेज चमक की तरह था जो उन्हें उन्मादपूर्वक मार रहा था। जहां भी उसकी तलवार की रोशनी पड़ती, विचित्र जानवर एक के बाद एक गिरते चले जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अन्य पेशेवर लंबे समय तक चलने वाले उच्च तीव्रता वाले युद्ध के बाद अनिवार्य रूप से थका हुआ महसूस करेंगे। उनकी मानसिक ऊर्जा और शारीरिक क्षमता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जिसके लिए उन्हें आराम और पुनर्भरण की आवश्यकता होगी। लेकिन यासो को इनमें से किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। एस क्लास प्रोफेशनल की दुर्जेय शारीरिक क्षमता एआई के सटीक नियंत्रण के साथ मिलकर उसे एक अथक लड़ाकू मशीन में बदल देती है। जब तक दुश्मन मौजूद थे, वह हत्याएं करता रह सकता था। यासो की स्थिति सामान्य देखकर और प्रगति तेजी से होते देख जोऊ हुआई ने एक बार फिर अपनी चेतना को अपने मुख्य शरीर में वापस लौटा दिया। यासो को आराम की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहा था। क्लोन पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने से भी उसकी ऊर्जा समाप्त हो रही थी। फिर वह शांति से बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। ... इस बार जोऊ हुआई असाधारण रूप से गहरी नींद सोया। जब वह दोबारा जागा तो खिड़की के बाहर का आकाश पहले से ही कुछ धुंधला हो चुका था। बिस्तर के पास लगी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को देखने पर समय स्पष्ट रूप से शाम 5:13 बजे दिखा रहा था। फुफकार, जोऊ हुआई हौंफने लगी। क्या मैं सचमुच इतनी देर तक सोई? उसे याद आया कि जोऊ फैंग सुबह करीब 11 बजे चला गया था। वह 6 घंटे से अधिक सोया था। जोऊ हुआई ने अपने आप से बुदबुदाया, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसे पता नहीं था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी नींद का समय लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि उसे रात में पर्याप्त नींद मिल गई थी, फिर भी वह कभी कभी दिन के दौरान थका हुआ और कमजोर महसूस करता था। उसमें ऊर्जा की कमी होती थी। यह अच्छा संकेत नहीं था। जोऊ हुआई ने भौहें चढ़ा लीं और सोच में डूब गया। क्या ये उस पर मौजूद किसी अजीबोगरीब शाप की शक्ति हो सकती है? इस शाप की शक्ति बहुत ही विचित्र थी। इसने उसके निचले अंगों को जकड़ लिया था, जिससे वह खड़ा होने या चलने में असमर्थ था। हालांकि जोऊ हुआई को अपने पैरों की मौजूदगी का स्पष्ट एहसास हो रहा था और अपने पैरों में मौजूद विभिन्न एक्यूपॉइंट्स और मांसपेशियों की मालिश करने से अभी भी सामान्य दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने खड़े होने के लिए ताकत जुटाने की कोशिश की, शाप की शक्ति तुरंत सक्रिय हो गई, जिससे उसके प्रयास व्यर्थ हो गए। अब यह शक्ति केवल उसके शरीर को लकवाग्रस्त करने से संतुष्ट नहीं प्रतीत हो रही थी। क्या यह उसकी आत्मा को भी नष्ट करने की तैयारी कर रहा था? ये सोचकर जोऊ हुआई का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने ऊपर लगे श्राप की समस्या का जल्द से जल्द समाधान ढूंढना
होगा, अन्यथा यदि उसके क्लोन के विकसित होने से पहले ही उसका मुख्य शरीर नष्ट हो जाता है तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ समय के लिए इन विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रख दिया। जो हुआई ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी चेतना एक बार फिर यासो से जुड़ गई। पल भर में सूचनाओं का एक विशाल प्रवाह जो हुआई के दिमाग में उमड़ पड़ा। ये यासो के ट्रायल टावर में सोने से लेकर अब तक के सभी अनुभव और यादें थीं जो अब मुख्य शरीर के साथ सिंक्रोनाइज हो रही थीं। इन 6 घंटे से कुछ अधिक के छोटे से समय में यासो ने लगभग भयावह गति से आगे बढ़ते हुए ट्रायल टावर की 7वीं मंजिल तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। इसी दौरान उनका रैंक भी बढ़कर LV5 हो गया था। जो हुआई ने तुरंत यासो का एट्रीब्यूट पैनल खोल लिया। क्लोन पैनल यासो, पेशा अद्वितीय गुप्त पेशा एस क्लास थंडर स्वॉर्ड मास्टर, रैंक LV5 7502500। स्वास्थ्य अंक 450/450, माना पॉइंट्स 300/300, शक्ति 110, फुर्ती 205, स्टेमिना 100, मानसिक ऊर्जा 90, कौशल सूची निष्क्रिय कौशल हवा पर सवारी करना, रैंक LV1। कौशल एक निष्क्रिय तीक्ष्ण तलवार का इरादा, स्वफूर्ति विशेषता 100% बढ़ जाती है। सामान्य हमलों में बिजली की शक्ति होती है जिससे लक्ष्य को अतिरिक्त 10% बिजली का नुकसान होता है और यह आसपास की 5 शत्रु इकाइयों तक फैल सकता है जिससे हमले की शक्ति का 30% स्प्लैश क्षति होती है। कौशल 2 सक्रिय थंडर स्ट्राइक 20 मैना पॉइंट्स खर्च करता है, तुरंत ही थंडर पावर से युक्त तलवार से आगे की ओर वार करता है, सीधी रेखा में मौजूद दुश्मनों को हमले की शक्ति का 150% बिजली का नुकसान पहुंचाता है, साथ ही पक्षाघात का प्रभाव डालने की संभावना भी होती है, 1 सेकंड तक रहता है। कूलडाउन 10 सेकंड। कौशल 3 सक्रिय लाइटनिंग रश, रैंक LV1 30 माना पॉइंट्स खर्च करता है, बिजली में रूपांतरित होकर एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ता है, रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को हमले की शक्ति का 120% बिजली का नुकसान पहुंचाता है और थोड़े समय के लिए स्वयं की गति को काफी बढ़ा देता है। कूलडाउन 20 सेकंड। फुफकार यासो के गुणों को देखने के बाद जो हुआई एक बार फिर से अचंभित रह गया। एस क्लास पेशे से यही उम्मीद की जाती है। केवल 5वीं रैंक पर ही सभी विशेषताओं ने 3 अंकों का आंकड़ा पार कर लिया था, विशेष रूप से चपलता अजिलिटी जो सीधे 200 अंकों से ऊपर पहुंच गई थी। ये गुण संभवतः 15वें रैंक के आसपास के भी ग्रेड पेशेवरों के गुणों के बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा आश्चर्यजनक चपलता और रैंक 5 पर सीखी गई नई सक्रिय विस्थापन और AOE स्किल लाइटनिंग रश का उल्लेख करना भी जरूरी है। इस कौशल के साथ 7वीं मंजिल पर मौजूद छोटे राक्षस शायद यासो के कपड़ों को छू भी नहीं पाएंगे। इसके बाद जो हुआई ने अपने मुख्य शरीर के 5वें रैंक के एट्रीब्यूट पैनल पर एक नज़र डाली। नाम जो हुआई, पेशा E ग्रेड क्लास मास्टर, रैंक LV5 20/1250, स्वास्थ्य अंक 120/120, माना पॉइंट्स 90/90, शक्ति 15, फुर्ती 14, स्टेमिना 16, आत्मा 20, सक्रिय कौशल क्लोन बनाना, रैंक लेवल 2, प्रभाव क्लोन बनाने के लिए 10 माना पॉइंट खर्च होते हैं। क्लोन की वर्तमान सीमा 2, क्लोन के गुण मुख्य शरीर के गुणों के 50% होते हैं। नोट, दिव्यपद क्लोन सिस्टम ने कुछ प्रभावों को ओवरराइड कर दिया है। जो हुआई के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। उसके मुख्य शरीर ने 4 रैंक हासिल कर ली थी लेकिन विभिन्न गुणों में वृद्धि लगभग नगण्य थी, केवल दयनीय 10 से 20 अंक की। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि क्लोन बनाए कौशल का स्तर LV2 तक बढ़ गया था और क्लोन की अधिकतम संख्या 2 हो गई थी। अफसोस, जो हुआई ने मन ही मन बेबसी से शिकायत की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि E ग्रेड कक्षाओं को व्यापक रूप से बेकार माना जाता था। इस पेशे और S क्लास पेशे के बीच का अंतर वास्तव में मामूली नहीं था, बल्कि यह एक तरह का जमीनी अंतर था। अध्याय 8 यासुओ कौन है। उसी समय ट्रायल टावर के बाहर, वहां अब भी चहल पहल थी, लोगों की भीड़ इधर उधर घूम रही थी। कई छात्र ट्रायल टावर से बाहर निकले ही थे कि वे जमीन पर बैठ गए और जोर जोर से हौंफने लगे। धिक्कार है, इस ट्रायल टावर में मौजूद विचित्र जीव बहुत ही खूंखार हैं। हमारी टीम ने जी जान से लड़ाई लड़ी, बड़ी मुश्किल से 3री मंजिल तक पहुंच पाए। एक योद्धा पेशे से जुड़ा छात्र कई घूंट पानी पी गया। पास ही खड़े एक अन्य व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए कहा, 3री मंजिल? अपनी महत्वाकांक्षा तो देखो, हमारी टीम 4थी मंजिल तक पहुंच गई। तुम शेख ही बघार रहे हो। एक सी क्लास बरसेका, मैं तुम्हारी क्षमताओं को जानता हूं। पिछले छात्र ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ट्रायल टावर से कुछ ही दूरी पर स्थित प्लाजा के केंद्र में एक विशाल काले क्रिस्टल की डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई थी। फिलहाल स्क्रीन अभी तक रोशन नहीं हुई थी, लेकिन आसपास का इलाका पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 3 परतों में लोग जमा थे। यहाँ इस ट्रायल टावर चैलेंज में शीर्ष 100 टीमों या व्यक्तियों की प्रगति को वास्तविक समय में प्रदर्शित किया जाएगा।
भीड़ में असाधारण स्वभाव वाले कई मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहे थे। वे तियानहाई शहर के विभिन्न व्यावसायिक उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य थे। प्रधानाचार्य झांग, आप काफी जल्दी आ गए हैं। सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने और कुछ हद तक सभ्य दिखने वाले एक प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। प्रिंसिपल झांग नाम का व्यक्ति तियानहाई फर्स्ट हाई स्कूल का प्रिंसिपल था। ये सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि झलकती थी। प्रिंसिपल ली बहुत दयालु हैं। मैंने सुना है कि आपके सेकंड हाई स्कूल ने भी इस साल एक क्लास होली लाइट चैंटर पवित्र प्रकाश मंत्रोच्चार करने वाली को जन्म दिया है, और वह ये परिवार की सबसे छोटी बेटी भी है। वाह, उसका भविष्य उज्ज्वल है। प्रिंसिपल ली ने संयमित मुस्कान के साथ कहा, ओह, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन आपके प्रथम हाई स्कूल के ए क्लास ब्लेजिंग मेज लू क्यूई जो परिवार के युवा स्वामी जो फैंग हैं। मुझे लगता है कि इस वर्ष ट्रायल टावर में पहला स्थान संभवतः आपका ही होगा। प्रधानाध्यापक झांग ने दिल खोलकर हंसते हुए विनम्रता से कहा, कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। युवाओं के मामलों में कोई भी निश्चित नहीं हो सकता। तीसरे और चौथे हाई स्कूल के अन्य दो प्रधानाचार्यों ने उनकी आपसी चापलूसी सुनकर अपने दिल में थोड़ी सी खटास महसूस की। उनके स्कूलों ने इस साल एक भी ए क्लास प्रोफेशनल तैयार नहीं किया था, इसलिए इस ट्रायल टावर चैलेंज के लिए वे मूल रूप से केवल संख्या पूरी करने के लिए मौजूद थे। तभी भीड़ में हलचल मच गई। विशाल काली क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन धीरे धीरे रोशन हो उठी। स्क्रीन पर सुनहरे रंग के अक्षर बहने लगे और नामों और डेटा की पंक्तियां दिखाई देने लगीं। प्रधानाचार्यों की निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। हालांकि जब उन्होंने स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर डेटा की पंक्ति को स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी मुस्कान एक साथ जम गई। ये कौन है? प्रिंसिपल झांग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वह किस स्कूल से है? प्रधानाचार्य ली भी असमंजस में दिखे। चारों प्रधानाचार्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में हैरानी के भाव थे। उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। इस समय डिस्प्ले स्क्रीन के शीर्ष पर जो नाम दिखाई दे रहा था वह था प्रथम स्थान यासोक व्यक्तिगत 7वीं मंजिल। लगभग 6 घंटे से थोड़ा अधिक। 7वीं मंजिल, ये रफ्तार तो सरासर अविश्वसनीय थी। ये जानना जरूरी है कि उनके बाद दूसरे स्थान पर तियानहाई फर्स्ट हाई स्कूल की लू क्यूई की टीम थी, जो वर्तमान में 5वीं मंजिल पर है। तीसरा स्थान येशी के नेतृत्व वाली टीम को मिला, जो 5वीं मंजिल पर ही थी और उनकी प्रगति थोड़ी धीमी थी। सबसे अहम बात यह थी कि लू क्यूई और येशी दोनों के पास 5-5 लोगों की पूरी टीमें थीं, और इस यासो के नाम के बाद स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत शब्द अंकित थे। एक अकेला व्यक्ति न केवल बहुत आगे था, बल्कि उसने 2 क्लास जीनियस के नेतृत्व वाली पूरी टीमों को सीधे 2 मंजिलों से पीछे छोड़ दिया था। क्या यह उचित है? क्या ये वैज्ञानिक रूप से संभव है? तियानहाई फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल झांग का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने अमित्रतापूर्ण स्वर में कहा, ये यासो आखिर किस स्कूल का छात्र है? आप उसे बड़ी चतुराई से छिपा रहे हैं। प्रिंसिपल ली ने भी गंभीर स्वर में कहा, इस प्रगति को देखते हुए वह शायद एक एस क्लास प्रोफेशनल है ना? अन्य 2 प्रधानाचार्यों ने बार बार अपना सिर हिलाया। वह हमारे स्कूल से नहीं है। अगर हमारे स्कूल में ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता तो क्या मैं उसे सबके सामने नहीं दिखाता? अन्य प्रधानाचार्यों को पीछे छोड़ने और शानदार प्रदर्शन करने का यह अवसर कौन नहीं चाहेगा? लेकिन जांच करने पर पता चला कि चारों प्रमुख हाई स्कूलों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। सिर्फ ये प्रिंसिपल ही नहीं थे। डिस्प्ले स्क्रीन देख रहे अन्य छात्र और अभिभावक भी अविश्वास भरी चीखें निकालने लगे। अरे बाप रे, ये यासो कौन है? इतना खूंखार। 7वीं मंजिल, सोलो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या वह इंसान भी है? एक पीढ़ीगत बढ़त। इस लड़के ने लू क्यूई और येशी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। हद से ज्यादा चौंकाने वाला। इस साल किस तरह का राक्षस प्रकट हुआ? भीड़ के बीच वर्दीधारी शिक्षक, जिसने पहले टावर के बाहर जो हुआए और लू क्यूई के झगड़े को रोका था, वह भी डिस्प्ले स्क्रीन की ओर देख रहा था। जब उसने सूची में सबसे ऊपर यासो का नाम देखा तो उसकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसे वह नाम याद था। उन्हें उस सूचना कार्ड पर मौजूद झुर्रियों वाला चेहरा भी याद था, जो उनकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। दिलचस्प। शिक्षक के होंठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। वह एक तरफ गया, अपना कम्युनिकेटर निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर में फोन के दूसरी तरफ से एक स्पष्ट मधुर महिला की आवाज सुनाई दी। यह क्या है? पुरुष शिक्षक मुस्कुराया और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, इस बार तियानहाई में मुझे लगता है कि मुझे एक खजाना मिल गया है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद महिला कुछ सेकंड के लिए चुप रही। आपका क्या मतलब है? मेरी मुलाकात एक बहुत ही दिलचस्प छात्र से हुई। पुरुष शिक्षक की आवाज में उत्साह का भाव झलक रहा था। उस महिला को कुछ समझ आ गया था। क्या आप उसे वापस लाना चाहते हैं? पुरुष शिक्षक ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जिस पर मैंने अपनी नज़रें जमा ली हैं, उसे इतनी आसानी से छोड़ने का कोई कारण नहीं है। उस महिला ने बस हम कहा और उसे याद दिलाया, तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ।
याद रखना, साफ सुथरा रहना, ज़्यादा शोर मत मचाना। हाल ही में बहुत से लोग हम पर नज़र रख रहे हैं, न केवल वे पुराने संगठन बल्कि सेना ने भी कुछ हरकतें शुरू कर दी हैं। समझ गया। पुरुष शिक्षक की आंखों में एक चमक दिखाई दी। ये नौकरी खत्म होने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। अध्याय 9 मंजूरी। रात धीरे धीरे छा गई। झुकी हुई पीठ के साथ बटलर फू ने छोटे से आंगन का गेट धक्का देकर खोला और तेजी से घर के अंदर चले गए। उसके चेहरे पर थकान के कुछ निशान थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। युवक स्वामी, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। जो हुआई बिस्तर से उठ बैठा और उसकी निगाहें बटलर फू की ओर मुड़ गईं। ये कैसा था? आपके निर्देशानुसार मैंने 5 मकान किराए पर लिए, बटलर फू ने धीमी आवाज में कहा। वे सभी एकांत कोनों में हैं और चाबियां, जैसा कि आपने कहा था, दरवाजों के चौखटों पर रख दी गई थीं। उन्होंने जो हुआई को हाथ से बनाए गए कई सरल नक्शे सौंपे, जिन पर घरों के विशिष्ट स्थान अंकित थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना? जो हुआई ने नक्शे लिए और उन्हें ध्यान से देखा। बटलर फू ने अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा, युवा मालिक, कृपया निश्चिंत रहें, ये बूढ़ा नौकर हमेशा मामलों को सावधानी से निपटाता है। सब कुछ एक साथ साधारण किराएदारों के वेश में किया गया था। इससे बिल्कुल भी संदेह पैदा नहीं होगा। तभी जो हुआई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बटलर फू, आपने बहुत मेहनत की है। उनकी आवाज़ में थोड़ी नरमी आई, फिर उन्होंने गंभीरता से उसे याद दिलाया। इस मामले और मेरे क्लोन की सभी विशेष बातों के बारे में याद रखना, तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है, यहाँ तक कि मेरे पिता से भी नहीं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बटलर फू के वृद्ध चेहरे पर दृढ़ भाव प्रकट हुआ और उन्होंने दृढ़ता से कहा, युवा मालिक का रहस्य इस बूढ़े नौकर की जान है। ये बूढ़ा नौकर कसम खाता है कि वह इसे मरने तक सुरक्षित रखेगा और एक शब्द भी प्रकट नहीं करेगा। जो हुआई को अपने दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। अच्छा, बस इतना ही। आपका दिन लंबा रहा, अब जाकर आराम करो। जी हाँ, युवा स्वामी। बटलर फू ने झुककर प्रणाम किया और धीरे धीरे पीछे हट गया। बटलर फू के जाने के बाद जो हुआई ने तुरंत आराम नहीं किया। उसने अपने पास रखा टैबलेट कंप्यूटर उठाया और कुशलतापूर्वक तियानहाई सिटी प्रोफेशनल की आधिकारिक वेबसाइट खोली। आखिरकार, फिलहाल उसके पास केवल यासो का ही नजरिया था और यासो ट्रायल टॉवर इंस्टेंस में गहराई से जुड़ा हुआ था। उसे बाहरी दुनिया में अन्य टीमों की चुनौती की प्रगति के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था। सौभाग्य से, प्रोफेशनल की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर ट्रायल टॉवर चैलेंज रैंकिंग के लिए वास्तविक समय में डेटा अपडेट उपलब्ध थे। स्क्रीन चालू हो गई और डेटा रिफ्रेश हो गया। प्रथम स्थान, यासो व्यक्तिगत 9वीं मंजिल। जो हुआई का अधमरा दिल आखिरकार आधे रास्ते में आकर स्थिर हो गया। एक बेहद रोमांचक शुरुआत। दूसरे स्थान पर रही लू क्यूई की टीम 7वीं मंजिल पर भी संघर्ष कर रही थी। पहला स्थान पक्का हो गया। उसने एक बार फिर अपनी चेतना को यासो से जोड़ा। 9वीं मंजिल पर मौजूद विदेशी जीवों का रैंक पहले से ही 10वें रैंक के करीब था और उनकी आक्रमण शक्ति और स्वास्थ्य में काफ़ी वृद्धि हुई थी। लेकिन एआई द्वारा नियंत्रित यासो के सामने वे अभी भी पर्याप्त नहीं थे। तलवार की रोशनी टिमटिमा उठी और बिजली कड़की। वे भयंकर और अनोखे जानवर कटे हुए गेहूं की तरह गिर पड़े। स्मार्ट कोर एआई वास्तव में शक्तिशाली है। जो हुआई ने मन ही मन सिर हिलाया। हालांकि 10वीं मंजिल से शुरू होकर बॉस दिखाई देने लगते थे। कठिनाई अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। उन्हें इस बात की थोड़ी चिंता थी कि क्या एआई बटलर फू द्वारा तैयार की गई उपचार औषधि का उपयोग करेगा। यदि यह अंधाधुंध हमला करता है जिससे स्वास्थ्य को अत्यधिक नुकसान होता है, तो यह बात की कार्यकुशलता के लिए हानिकारक होगा। उसने कुछ देर तक ध्यान से देखा। एआई के नियंत्रण में मौजूद यासो में युद्ध की अद्भुत जागरूकता थी। विदेशी जानवरों के बड़े समूहों का सामना करते हुए ये चतुराई से उन्हें लुभाता और एक एक करके उन्हें हरा देता था। जब उस पर भीषण हमले होते थे तो वह अस्थायी रूप से सीधे टकराव से बचता था, यहाँ तक कि ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विदेशी जानवरों के शवों को भी उठा लेता था। वह चालाकी तो तब भी बेहतर थी जब जो हुआई खुद उस पर नियंत्रण रखता था। जो हुआई पूरी तरह से निश्चिंत थे। उस पर एक बार फिर तीव्र थकान का एहसास हावी हो गया। उसकी चेतना उसके शरीर में वापस आ गई और वह सुबह के शुरुआती घंटों में गहरी नींद में सो गया। ट्रायल टॉवर के बाहर रोशनी तेज थी और वहां अभी भी लोगों की भीड़भाड़ थी। आज रात उन युवा पेशेवर खिलाड़ियों की होने वाली थी जिन्होंने पूरी रात संघर्ष किया। उफ, आखिरकार बाहर आ ही गए। लू क्यूई हौंफते हुए सांस ले रहा था और अपने 4 साथियों को भी साथ लेकर ट्रायल टॉवर के प्रकाश द्वार से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल गया, जो देखने में थोड़े अस्त व्यस्त लग रहे थे और थोड़ी देर आराम करने की तैयारी कर रहे थे। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपने उतने ही थके हुए साथियों का हौसला बढ़ाया। भाइयों, आप सब ने खूब मेहनत की है। हमारी टीम वक्त दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। सब लोग थोड़ा और जोर लगाओ। आज रात पूरी रात जागने की कोशिश करो और एक ही बार में 10वीं मंजिल तक पहुंच जाओ। उसने अपनी छाती थपथपाई और बड़े उत्साह से वादा किया।
इस ट्रायल टॉवर चैलेंज में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मैं आप सभी को 100,000 ग्रेड्स या मुद्रा से पुरस्कृत करूंगा। वाह, युवा मास्टर लू तो कमाल के हैं। 100,000, ये तो कमाल है युवा स्वामी लू। युवा स्वामी लू बहुत शक्तिशाली हैं। ये सुनकर चारों साथी खिलाड़ी तुरंत उत्साहित हो गए, उनकी थकान मानो गायब हो गई और वे सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। लू क्यूई ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अनजाने में चौक के केंद्र में स्थित विशाल रियल टाइम रैंकिंग लाइट स्क्रीन की ओर देखा। हालांकि अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। वह अचानक खड़ा हो गया और स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर दिख रही चमकदार डेटा लाइन को ध्यान से देखने लगा। प्रथम स्थान, यासो व्यक्तिगत 10वीं मंजिल, बॉस से मुकाबला जारी है। 10वां तल, क्या तमाशा चल रहा है। लू क्यूई की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उनकी टीम ने जी जान से लड़ाई लड़ी, अनगिनत औषधियां पी लीं और बड़ी मुश्किल से 7वीं मंजिल पार कर पाई, जहां वे थके हारे कुत्तों की तरह सांस लेने के लिए बाहर निकले। नतीजतन यासो नाम का वह लड़का 10वीं मंजिल तक पहुंच चुका था और वह अकेले ही थे। ये यासो कहां से आया? लू क्यूई गुस्से से कांप रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हों। आज का दिन वाकई साल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सुबह उसे उस रहस्यमय चाचा ने पीटा था और उसके चेहरे पर अभी भी हल्का दर्द महसूस हो रहा था। अब एक और यासो सामने आया और उससे पहला स्थान छीन लिया। धत्तेरी की, लूची को भला कभी इतनी अपमानजनक स्थिति का सामना कब करना पड़ा था। हेलो, लू क्यूई ने अपना कम्युनिकेटर निकाला, उसकी आवाज़ ठंडी हवा की तरह सर्द थी। तुरंत, अभी इसी वक्त, ट्रायल टावर के निकास द्वार की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को भेजो। अगर आपको कोई लंबे बालों वाला आदमी दिखे जो अंकल जैसा दिखता हो तो उसे तुरंत मेरे लिए पकड़ लेना। और एक और है जिसका नाम यासो है। अगर वो बाहर आने की हिम्मत करे तो उसे भी मेरे लिए मार गिराना। उसे दोबारा ट्रायल टावर में प्रवेश न करने दें। फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति बेहद विनम्र था और बार बार हाँ कह रहा था। संचार समाप्त करते ही लू क्यूई का चेहरा गंभीर हो गया और उसने उन कुछ साथियों की ओर देखा जो अभी भी आराम कर रहे थे। तुम सब आराम करना बंद करो, मेरे लिए उठो, चार्ज करते रहो, पूरी शक्ति से, कुछ भी मत रोको। मैं सारी माना पोर्शंस को कवर कर लूंगा। अगर कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत करता है तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। उसके भयंकर रूप को देखकर उसके कुछ साथी कांप उठे। वे और कुछ कहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। वे जल्दी से उठे और लूची के पीछे पीछे ट्रायल टावर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन क्या इतने बड़े अंतर को एक पल के जोशीले साहस से पाटा जा सकता है? सुबह के 4 बजे तियानहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य झांग मिंगयुआन ने जम्हाई ली और अपनी लाल आंखों को मल लिया। अन्य 3 प्रधानाचार्यों की हालत भी लगभग एक जैसी थी। सभी लगातार जम्हाई ले रहे थे और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। रहस्यमय यासो से सबसे पहले संपर्क करने के लिए उन्होंने दिन से लेकर देर रात तक हठपूर्वक इंतजार किया था। ठीक तभी बज़ ट्रायल टावर के शीर्ष पर स्थित विशाल घंटी से एक लंबी और गूंजती हुई ध्वनि निकली। रैंकिंग बोर्ड पर डेटा अचानक रुक गया। प्रथम स्थान, यासो व्यक्तिगत उत्तीर्ण। समय 19 घंटे 58 मिनट 32 सेकंड। मंजूरी मिल गई, यासो ने इसे क्लियर कर दिया। झांग मिंगयुआन अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, उसकी सारी नींद गायब हो गई। 19 घंटे, शुरुआती ट्रायल टावर को पार करने के लिए 20 घंटे से भी कम समय बचा है। हमारे तियानहाई शहर में इतने सालों में इस तरह का कोई विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा नहीं देखा गया। जल्दी करो, प्रवेश द्वार पर जाओ। चारों मुख्य न्यायाधीश ट्रायल टावर के निकास द्वार की ओर भागे। एक चकाचौंध भरी सफ़ेद रोशनी चमकी। यासो की थोड़ी जर्जर आकृति टावर के बाहर दिखाई दी। उसने अभी अभी अपनी स्थिति स्थिर की थी। कुछ ही दूरी पर काले सूट पहने कई हटे कट्टे आदमी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। वह वही है, लंबे बालों वाला। चाहे ऐसा हो या न हो, पहले उसे नीचे गिराओ। उन कुछ आदमियों ने एक दूसरे को देखा, जल्दी से फैल गए और चुपचाप यासो को घेर लिया। अध्याय 10, साहसी खलनायक। परीक्षण टावर के बाहर सफ़ेद रोशनी की एक चमक दिखी और यासो की आकृति अचानक हवा में प्रकट हो गई। उसने चारों ओर देखा, उसके चेहरे पर भ्रम का भाव बिल्कुल उपयुक्त था। अंधेरे में से कई काली आकृतियां तेजी से निकलीं और उसे घेर लिया। उनका नेतृत्व एक हट्टा कट्टा आदमी कर रहा था, जिसने काला सूट पहना हुआ था और जिसका चेहरा क्रूर और मांसल था। यासो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने धीमी आवाज़ में बात की, उनकी आवाज़ में प्राचीन शालीनता का स्पर्श था। महोदय, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? काले सूट पहने पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये व्यक्ति इतनी औपचारिक भाषा में क्यों बोल रहा था? तुम्हारा नाम क्या है? प्रमुख पहलवान ने रूखेपन से पूछा। यासो का हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिका था, उसकी निगाहें शांत थीं। मैं एक तलवारबाज हूँ, यासो। एक तलवारबाज? क्या यह आदमी पागल है? उसके बगल में खड़े एक अधीनस्थ ने फुसफुसाते हुए कहा। उस ताकतवर आदमी ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा, वह पागल है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? युवा स्वामी लू ने हमें आदेश
दिया है कि लंबे बालों वाले चाचा जैसे चेहरे वाले किसी भी व्यक्ति को और यासो नाम के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लें। बस पहले उसे पकड़ो। उसने यासो को घूरते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, बच्चे हमारे साथ चलो। यासो की आंखों में थोड़ी सी सतर्कता झलक उठी। तुम कौन हो? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? बहुत हो गई बातें। उस बलवान व्यक्ति ने दहाड़ लगाए। उसकी मुट्ठी, जो एक खाना पकाने के बर्तन के आकार की थी, हवा में सीटी बजाती हुई यासो के चेहरे की ओर सीधी बढ़ी। वह 22वें रैंक का फाइटर था और उसे पूरा भरोसा था कि यह मुक्का इस कमजोर दिखने वाले आदमी को आधे साल के लिए बिस्तर पर पटकने के लिए काफी था। हालांकि यासो केवल डगमगाया। वह भूत की तरह आसानी से चकमा दे गया। उस ताकतवर आदमी का मुक्का चूक गया और वह थोड़ा हैरान रह गया। अन्य काले सूट पहने हुए लोग भी एक साथ आगे बढ़े। तलवारें चमक रही थीं और वे पूर्ण समन्वय में काम कर रहे थे। ये सभी लोग लगभग 20वें रैंक के थे और इनके पास फेंग फू अनुभव था। लेकिन कई लोगों की घेराबंदी में घिरे यासो का चेहरा हवा में मुरझाए पत्ते की तरह था, जिसकी स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल था। प्रत्येक हमला बाल बाल उसके कपड़ों को छूते हुए निकल गया और वह बाल बराबर दूरी से बच गया। फिर भी वे उसे छू भी नहीं सके। धिक्कार है, क्या ये बच्चा कोई लोच मछली है? वह बहुत तेज है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, काले सूट पहने हुए लोग और भी ज्यादा चिंतित होते गए। यासो ने अपने पैर की उंगली को टैप किया, जिससे तुरंत कई मीटर की दूरी बन गई। उसने धीरे से अपनी कमर से लोहे की काली लंबी तलवार निकाली, जिसकी नोक तिरछे जमीन की ओर इशारा कर रही थी। शून्य लोक से एक मधुर बांसुरी की ध्वनि आती हुई प्रतीत हुई, जिसमें उदासी और दृढ़ संकल्प का भाव झलक रहा था। तुम दुष्टों, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। यासो से हत्या करने का एक भयावह इरादा झलक रहा था। ठीक उसी समय जब दोनों पक्ष एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे और एक भीषण युद्ध छिड़ने ही वाला था। रुकना! गुस्से भरी चीख सुनाई दी। तुरंत ही 4 शख्सियतें मौके पर पहुंची, जो कि तियानहाई शहर के 4 प्रमुख व्यावसायिक हाई स्कूलों के प्रधानाचार्य थे। नेतृत्व कर रहे प्रथम उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य झांग ने काले सूट पहने हुए व्यक्तियों को घूरते हुए कहा, दिन दहाड़े तुम ट्रायल टावर के बाहर खुलेआम हिंसा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें कानून का कोई सम्मान नहीं है? चारों मुख्य व्यक्तियों को देखते ही काले सूट पहने पुरुषों का अहंकार तुरंत चूर चूर हो गया। उन्होंने इन व्यक्तियों को पहचान लिया। ये सभी तियानहाई शहर के प्रमुख व्यक्ति थे। प्रमुख ताकतवर व्यक्ति ने शेखी बघाड़ते हुए कहा, हम तो बस इस दोस्त को बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहते थे और कुछ नहीं। बातचीत? प्रिंसिपल ली ने ताना मारा, मुझे लगता है कि तुम उसे बातचीत के बहाने अस्पताल भेजना चाहते थे। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत की तो हमें असभ्य होने के लिए दोष मत देना। थर्ड हाई के प्रिंसिपल ने भी गंभीर स्वर में चेतावनी दी। काले सूट पहने उस ताकतवर आदमी का चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर लाल हो गया। उसने यासो को घूरते हुए गुस्से से कहा, बच्चे तुम भाग्यशाली हो। इतना कहकर वह अपने अधीनस्थों के साथ चुपके से निकल गया। अंततः चारों प्रधानाचार्यों ने राहत की सांस ली और एक साथ यासो की ओर मुड़ गए। जब उन्होंने यासो का थोड़ा झुर्रियों वाला चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए। छात्र तुम? प्रधानाचार्य झांग हिचकिचाए, क्या तुम यासो हो? वह कम से कम 30 साल का लग रहा था, है ना? क्या कोई छात्र इस वर्ष के ट्रायल टावर चैलेंज में भाग ले रहा है? यासो ने अपनी तलवार म्यान में रखी, रात के आकाश की ओर 45 डिग्री के कोण पर देखा और मुख्य पात्रों को एक गहन और रहस्यमय पीठ दिखाए। जी हाँ, मैं ही हूँ, सुओ। उसका नाम यासो है, इसलिए वही लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर होगा। लेकिन यह व्यक्ति थोड़ा अजीब लग रहा है। सभी बुजुर्ग प्रधानाचार्य आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे। प्रिंसिपल झांग ने अपना गला साफ किया और पूछना जारी रखा, छात्र यासो तुम किस स्कूल से हो? यासो धीरे से मुड़ा, उसकी निगाहें कहीं दूर थीं। मैं पूरी जिंदगी भटकता रहा, मुझे कहीं आराम करने की जगह नहीं मिली। वह क्या था? चारों प्रधानाचार्य सामूहिक रूप से असमंजस में थे। ये सब क्या था? यासो ने चारों प्रधानाचार्यों की ओर हल्के से हाथ जोड़कर कहा, आप वरिष्ठों की सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। काफी देर हो चुकी है और मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब चलता हूँ। बोलने के बाद वह जाने के लिए मुड़ गया। अरे छात्र, इतनी जल्दी मत जाओ। प्रधानाचार्य झांग ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने अपने हाथों को रगड़ा, उसका चेहरा उत्सुक था। मैं पूछना चाहता था, आपका पेशा क्या है और आप किस स्कूल से हैं? यासो ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी तर्जनी उंगली से अपनी थोड़ी पर उगी हल्की दाढ़ी को धीरे से सहलाते हुए कुछ देर सोचा। मैं एक बिजली की गति से तलवार चलाने वाला योद्धा हूँ। छोटी उम्र से ही अनाथ होने के कारण मैं बिना घर के भटकता रहा हूँ। आकाश और पृथ्वी को अपना निवास स्थान और चारों समुद्रों को अपना घर मानता रहा हूँ। जीवन में मेरी एकमात्र इच्छा बुराई को दंडित करना और दाव का पालन करना है। तीसरे हाई स्कूल के प्रिंसिपल की आंखें चमक उठीं और वे तुरंत आगे झुके। युवा हीरो यासो, मैं देखता हूं कि आप में असाधारण गुण और अद्भुत प्रतिभा है।
क्या आप हमारे तियानहाई तीसरे हाई स्कूल में आने के इच्छुक हैं? जब तक आप आते हैं, मैं आपको एक शीर्ष स्तरीय साम्राज्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर देने की गारंटी देता हूँ। बूढ़े लियू, आप अन्याय कर रहे हैं। चौथे हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने भी हार मानने से इनकार कर दिया और कहा, छात्रा यासो, हमारे चौथे हाई स्कूल में आओ। हमारे पास बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। अरे वाह, मेरा मतलब है, हमारे पास प्रशिक्षण के भरपूर संसाधन हैं। उच्च कोटि के गुरु स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रिंसिपल ली भी चिंतित हो गए। छात्र यासो, हमारा सेकंड हाई स्कूल। प्रधानाचार्य झांग ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए कहा, बहस बंद करो। छात्र यासो, हमारा फर्स्ट हाई स्कूल तियानहाई शहर में सबसे अच्छा विकल्प है। बस तुम सिर हिला दो, तुम अपनी शर्तें रख सकते हो। चारों प्रधानाचार्य उसे भर्ती करने के लिए लगभग मौके पर ही आपस में लड़ने लगे। हालांकि यासो चुपचाप सुनता रहा। उनकी बातचीत समाप्त होने के बाद उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर से अपने हाथों को जोड़कर एक आकृति बना ली। मैं आप वरिष्ठों की दयालुता की सराहना करता हूँ। हालांकि मैं एक जंगली सारस की तरह स्वतंत्र रहने का आदी हूँ और बंधनों को नापसंद करता हूँ। ऐसा कोई उत्सव नहीं होता जो समाप्त न हो। चलिए यहीं विदा लेते हैं। जैसे ही उनकी आवाज़ धीमी हुई, वे शालीनता से मुड़ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तलवार लेकर मैं सवार होता हूँ, प्रेतवादित वर्षा बरसाता हूँ, सफ़ेद हड्डियाँ पहाड़ों जैसी लगती हैं, पक्षी उड़ान भरते हैं। सांसारिक मामले ज्वार भाटे जैसे हैं, लोग पानी जैसे हैं, मैं बस आह भरता हूँ, कितने लोग जियांगहू लौटते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वह पीछे मुड़े बिना ही चौक के बाहर की ओर तेजी से चला गया, अपने पीछे केवल एक अभिमानी और दृढ़ पीठ छोड़ जाते हुए। फुफकार। चारों प्रधानाचार्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ पल के लिए वे अवाक रह गए। कुछ देर बाद सेकंड हाई स्कूल के प्रिंसिपल ली ने धीरे से कहा, मुझे कैसा लग रहा है? इस बच्चे का दिमाग थोड़ा सामान्य नहीं लग रहा है। अन्य तीनों प्रधानाचार्यों ने सहमति में सिर हिलाया। थर्ड हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारा। अरे नहीं, इस बच्चे ने पहला स्थान तो पा लिया, लेकिन लगता है उसने अभी तक अपना पुरस्कार नहीं लिया है। ... इस समय तक यासो ट्रायल टावर प्लाजा से काफी दूर निकल चुका था। रात गहरी होती जा रही थी और सड़क पर पैदल चलने वालों की संख्या कम होती जा रही थी। अचानक गली के दोनों ओर से कई काली आकृतियां एक बार फिर प्रकट हुईं और उसका रास्ता रोक दिया। ये वही काले सूट पहने हुए लोगों का समूह था जो पहले भी दिख चुका था। सबसे ताकतवर पहलवान के चेहरे पर भयंकर व्यंग्य का भाव था। बच्चे, मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए उन बूढ़े लोगों के साथ ही रहोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी साहसी हो कि अकेले ही बाहर निकल जाओगी। तुम स्वर्ग के रास्ते पर नहीं चले, बल्कि तुमने नरक के द्वार में सेंध लगाए। आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो और तुम्हें कम शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ेगी। अन्यथा। उफ। यासो ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ को पकड़ लिया। बेशर्म बदमाश। उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई, मानो उसमें रूह कंपा देने वाली ठंडक समाई हो। बार बार पश्चाताप न करने के कारण आपके अपराध अक्षम्य हैं। क्लैंग। अचानक काले लोहे की लंबी तलवार म्यान से बाहर निकली और उससे एक स्पष्ट गूंजती हुई ड्रैगन की दहाड़ निकली। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बलवान व्यक्ति दहाड़ते हुए पहले हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इस बार उसने कुछ भी नहीं रोका। उसकी मांसपेशियां फूली हुई थीं और उसका पेशेवर कौशल पहाड़ कुचलने वाली मुट्ठी पूरी तरह से उजागर हो गया था। अन्य लोगों ने भी एक साथ हमला किया। विभिन्न कौशल वाली लाइटें चमकने लगीं, जिससे यासो के भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। तथापि फारना। अचानक बिजली की एक तेज चमक से आसमान जगमगा उठा। यासो की आकृति बिजली की एक चमक में परिवर्तित होती हुई प्रतीत हुई, जो पलक झपकते ही घेरे को पार कर गई। बिजली की तेजी। फुफ। खून का फव्वारा फूट पड़ा। एक पेशेवर हत्यारा, जिसके हाथ में एक छोटी सी तलवार थी, ने अपना गला पकड़ लिया और अविश्वास से नीचे गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर तलवार का एक पतला निशान इतना गहरा था कि उससे हड्डी दिखाई दे रही थी। तेज, बहुत तेज। वे ये भी नहीं देख पाए कि उसने अपनी तलवार कैसे निकाली। तीसरा भाई। बलवान व्यक्ति की आंखें खून से लाल हो गई थीं। यासो की आकृति रुकी नहीं। तलवार की रोशनी रेशम के बोल्ट की तरह फिर से निकली। भयंकर प्रहार। बिजली की शक्ति से परिपूर्ण एक तलवार जो भयंकर शक्ति के साथ प्रहार करती है। आह। चीखों की आवाजें एक के बाद एक गूंजती रहीं। तलवार की रोशनी से दो और काले सूट पहने हुए व्यक्ति घायल हो गए। उनके शरीर से चिंगारियां निकलने लगी। वे कांपने लगे और जलकर काले हो गए और जमीन पर गिर पड़े। पलक झपकते ही केवल सबसे ताकतवर व्यक्ति ही खड़ा रह गया। उसके चेहरे से वह भयंकर घृणास्पद मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अंतहीन भय ने ले ली थी। तुम किस तरह के राक्षस हो? यासो ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ठंडी रोशनी से चमक रही थी। तलवार की नोक पर घने विद्युतीय सांप अनियमित रूप से नाच रहे थे।
बलवान व्यक्ति भयभीत हो गया, उसकी आत्मा उड़ गई और उसका प्राण बिखर गया और वह भागने के लिए मुड़ गया। लेकिन यासो की रफ्तार तो उससे भी तेज थी। स्विश, तलवार की रोशनी चमकी और गायब हो गई। उस बलवान व्यक्ति का शरीर एक ही स्थान पर जम गया, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया और उसकी जान निकल गई। यासो ने भावहीन होकर अपनी तलवार म्यान में डाल ली। वह लाशों के पास गया, नीचे बैठ गया और उनकी तलाशी लेने लगा। कुछ देर बाद उसने बिखरे हुए कुछ समर कॉइन्स और कुछ अपेक्षाकृत सही सलामत काले लोहे के उपकरण अपने आलिंगन में रखे और चुपचाप खड़ा हो गया। ठीक तभी, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। पास ही अंधेरे में अचानक तालियों की एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। शानदार, सचमुच शानदार, एक पुरुष की आवाज़ थोड़ी चंचल सी सुनाई दी। रैंक 10 से नीचे होते हुए भी रैंक 20 से ऊपर के कई पेशेवरों की समस्याओं को इतनी आसानी से हल कर पाना। उद्धरण चिन्ह, आपका पेशा वाकई बहुत प्रभावशाली है। मैं आपकी काबिलियत को दिन ब दिन और अधिक सराहने लगा हूँ। यासो ने अचानक ऊपर की ओर देखा, अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए, उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। यहाँ इतनी छुपकर कौन घात लगाए बैठा है? दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके एहसास आपके दिल में अभी बाकी रहेंगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। ऐसी ही और रोमांचक, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली अध्याय में फिर मुलाकात होगी, एक नए किरदार, एक नई दास्तान और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए।